नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज जो हमारी क्लास चल रही है वो है आपके नीट 2024 वाला पेपर और उसको हमने आधा सॉल्व कर लिया था 25 क्वेश्चंस। आज अगले 25 क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है ना। और आई होप आपको ना समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और फिर भी मान लो कोई अगर प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसको करते हैं सॉल्व। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 ग्राम 0.75 एम HCl विलियन के 25 ml के साथ क्या कर रहा है, उपचारित कर रहा है। तो कह रहा है शेष अनअभिक्रियत सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान बराबर होगा। यानी इसने क्या किया है, अरे एक तो लिया है इसने NaOH और साथ में क्या लिया है इसने HCl। यानी एक तरीके से ये NaOH की अभिक्रिया, यानी NaOH क्षार है, HCl क्या है, एसिड, इसकी अभिक्रिया करवा रहा है। और ये कह रहा है कि ये तो कितना है, अरे ये तो ले लिया इसने 1 ग्राम और ये कितना ले लिया, इसकी मोलरिटी दे रखी है इसको 0.75 किसकी, HCl की। ये तो इसकी मोलरिटी है। वॉल्यूम कितना है इसका, अरे 25 ml, 25 ml, ठीक है ना। अब देखो, ये कह रहा है इनकी अभिक्रिया करवा रहा है। तो ये कह रहा है कि जो बचेगा ना NaOH, यानी शेष अन्न अभिक्रियत का मतलब है कि जो NaOH अभिक्रिया नहीं करेगा वो कितना बचेगा। और उसका भी द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अरे द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, द्रव्यमान, ठीक है ना। और वो भी किसमें दे रखा है, इसने मिलीग्राम में दे रखा है। तो देखो, हमको पता है, अरे जब भी एसिड की और बेस की क्या करवाओ, आप रिएक्शन करवाओ, किसकी, एसिड और बेस की रिएक्शंस जब भी आप करवाएं तो क्या होगा, अरे एसिड के और बेस के समान तुल्यांक क्या होते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। अब तुल्यांक से मेरा मतलब जैसे मोल निकालते हैं ना, मोल कैसे निकालते हैं, अरे मास में मोलर मास का भाग लगाते हैं आप, तो उससे मोल आ जाता है। अब उसकी जगह क्या करो आप, अरे मास में आप इक्विवेलेंट मास का भाग लगा दो, द्रव्यमान में तुल्यांकित द्रव्यमान का भाग, यानी मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, देखो कुछ नहीं है, सीधा सा है। यानी एक तरीके से है ना, मैं यूं कह दूं, नॉर्मलता आपने पढ़ी होगी कभी, नॉर्मलता कभी क्या नीट में पढ़ाई होगा आपने नॉर्मलता। नॉर्मलता में अपन क्या करते हैं, मोलरता में तो विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, उसमें विलेय के ग्राम तुल्यांक कह दो या तुल्यांक कह दो अपॉन विलियन का आयतन। और तुल्यांक कैसे निकालते हैं, वो सिंपल फॉर्मूला भी मैं इधर लिख देता हूं। तो तुल्यांक कैसे निकालेंगे अब, चलो यहां लिखता हूं मैं, देखो तुल्यांक, तुल्यांक कैसे निकालते हैं हम, अरे द्रव्यमान बटे तुल्यांक की द्रव्यमान, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। और आगे चाहें तो इसको अपन खोल के लिख देते हैं, द्रव्यमान अपॉन तुल्यांक की द्रव्यमान क्या होता है, देखो मोलर द्रव्यमान बटे एक्स फैक्टर कह देता हूं मैं इसको ना, कई लोग इसको एन फैक्टर कह देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे एक्स फैक्टर का मतलब है अम्ल है तो उसकी क्षारकता, क्षार है तो उसकी अम्लता, या कोई तत्व है तो उसकी संयोजकता, या आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, इस तरीके से लेते हैं। या कोई रेडॉक्स अभिक्रिया है तो उसमें टोटल नंबर है ना, कितने का उसमें ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा आपके मोलर द्रव्यमान बटे एक्स फैक्टर। तो एक्स फैक्टर कहां जाएगा, अरे बटे में एक्स फैक्टर लिखूंगा तो ऊपर चला जाएगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ये फॉर्मूला काम का है। देखो मोल वगैरह तो है ना सब निकाल लेते हैं, मोल निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि मोल का यूज ज्यादा होता है, इसका यूज कम होता है, इसलिए इसको निकालने में दिक्कत आती है। तो एक तरीके से क्या हुआ ये, अरे ये एक तरीके से एसिड बन गया ये, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, इसको तो आप कह दो क्या, मोल, इसको कह दो आप मोल। एक तरीके से मोल इंटू एक्स फैक्टर तो हो गया ही क्या, तुल्यांक। तुल्यांक क्या बन गया, मोल इंटू एक्स फैक्टर, यानी मोल को एक्स फैक्टर से गुणा कर लो। अब यदि अम्ल है तो उसकी क्षारकता, और क्षार है तो उसकी अम्लता। अब यहां तो अपन को भी अम्ल और क्षार दे रखा है, तो अम्ल की क्षारकता से मतलब वो अम्ल कितने H+ देगा, और क्षार की अम्लता से मतलब वो क्षार कितने OH- देगा। तो ये तो देखो एक ही OH- देगा क्षार, तो इसका मतलब इसका तुल्यांक भी एक है, और अम्ल भी एक ही H+ देगा तो इसका तुल्यांक भी एक है। तो यहाँ तो आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आप मोल से भी कर लोगे ना तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे जब भी एसिड और बेस की रिएक्शंस करवाओ आप तो पहले क्या निकाल लो, तुल्यांक निकाल लो, यानी एसिड और बेस की समान तुल्यांक क्या करते हैं आपस में, अरे अभिक्रिया करते हैं। तो अभी यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मोल निकालोगे उससे काम
चल जाएगा। अब मोल कैसे निकाले सर? मोल ऐसे निकालेंगे सर, कैसे देखना, इसके मोल निकालता हूं मैं NaOH की, तो NaOH की मोल निकालना तो आसान है। अरे इसका तो हमको क्या दे रखा है, इस NaOH के मोल इधर निकाल देता हूं मैं, देखो NaOH की मोल इधर निकाल देता हूं, देखिए इसके मोल तो मैं इधर निकाल दूं। अरे इस NaOH के मोल तो कैसे निकलेंगे आपके, अरे इसका द्रव्यमान कितना है 1, और इसका जो है ना मोलर द्रव्यमान वो 40 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके मोल कैसे निकालू मैं, अरे इसके मोल ऐसे निकालूंगा मैं कैसे, अरे आपको ये पता है ना क्या मोलरिटी बराबर क्या होता है, अरे मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, लेकिन आयतन किसमें हो, अरे लीटर में होना चाहिए। तो क्या आएगा आपके मोल, यानी मोलरिटी को वॉल्यूम से गुणा कर दो आप, मोलरिटी को अरे वॉल्यूम से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा आपके मोल आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ध्यान रखें। ml में हुआ तो फिर मिली मोल आएगा। अब इधर तो मोल चल रहा है, इधर मिली मोल, या तो इसको मिली मोल में चेंज करो, इसको भी मिली मोल में चेंज करो, ये आपकी इच्छा है, इसको मोल में चेंज कर लो, उसको भी मोल में चेंज कर लो। तो हमारे पास सीधा सा देखो मोलरता तो ये रही हमारे पास, कितनी है भाई मोलरता, अरे मोलरता तो ये रही हमारे पास 0.75, ठीक है ना, इनटू वॉल्यूम कितना है 25, लेकिन अरे इसको ml को लीटर में चेंज करूंगा तो 1000 का भाग लगाऊंगा मैं, 1000 का क्या लगाऊंगा भाग, ml को लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से भाग लगाते हैं। अब सीधा सा है देखो, आप इसको काट लो, 25 से इसको काटेंगे आप, देखिए इसको 25 से काटे आप, तो ये देखो 25 से कम 25 और ये 25 को 100, यानी वही क्या हो गया 0.75 अपॉन अरे 40, ये इसके क्या है भाई, अरे ये इसके मोल है किसके, HCl के। अब मैंने क्या कहा था भाई मोल आ गया तो इसको मोल को एक्सपेक्टर है तो इसका भी एक्सपेक्टर है कि उसका भी एक से गुणा करो भाग लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मोल इसके भाग लेंगे उतने मोल ही इसके भाग लेंगे। तो ये क्या कह रहा है, शेष NaOH कितना, शेष अनअभिक्रियत NaOH कितना है, अरे शेष कितना देखो 1/40, वो 0.75/40 है, इसका मतलब ये कम है ये ज्यादा है, तो जितना ये है उतना ही ये अभिक्रिया में भाग ले लेगा। तो क्या करूं मैं, इसमें से इसको घटा तो बचा हुआ NaOH ही तो आएगा, तो मैं ऐसे लिख दूं शेष NaOH, अरे शेष NaOH। अब देखो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं इतना ना, बाकी तो इतना कोई इसमें विशेष नहीं है। 1/40 माइनस 0.75 अपॉन अरे 40, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा आपके पास 0.75 अपॉन अरे 40, ये किसमें आ गया, मोल में आ गया, किसमें आ गया, मोल में, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास किसमें, अरे मोल में। तो हमसे तो इसने क्या पूछा है, अरे NaOH का द्रव्यमान पूछा है इसने, तो द्रव्यमान निकाल लो। अरे NaOH का द्रव्यमान क्या होगा, NaOH का अरे द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, ये मोल है, और मोल को क्या करो आप, अरे मोलर मास से गुना कर दो, मोलर मास कितना है इसका 40, अरे NaOH का 40 होता है, तो ये ग्राम आ गया। और इसने हमसे क्या पूछा, अरे मिलीग्राम में पूछा है, मिलीग्राम का मतलब अरे मिलीग्राम, जैसे अपन 1 लीटर में 1000 ml, ऐसे ही 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो ऐसे ही क्या होगा आपके, अरे 1 मोल में 1000 मिलीमोल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है इसको, सॉरी 1 सेकंड, द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान, अरे द्रव्यमान किसमें आ गया, ये ग्राम में आ रहा है, अभी किसमें आ रहा है भाई, ये तो ग्राम, अरे मोल और ये मोलर मास से गुना कर दिया, तो ये द्रव्यमान किसमें आ गया आपके, ग्राम में आ गया, सॉरी है ना, हाँ वो द्रव्यमान किसमें आ गया, ग्राम में, लेकिन हमको किसमें दिया है इसने, अरे मिलीग्राम में दिया है, किसमें दिया है, मिलीग्राम में। तो क्या करेंगे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो फिर 1 ग्राम में क्या है 1000 मिलीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम मतलब अरे 10 की पावर -3 तो 1000 हो जाएगा ना, इसका मतलब मैं 1000 से इसको क्या कर दूं, अरे मल्टीप्लाई कर दूं इसको 1000 से, तो ये किसमें आ जाएगा आपके मिलीग्राम में आ जाएगा। अगर ग्राम में पूछता तब तो आंसर हमारा 40 से 40 कर जाता, 0.25 आ गया, ठीक है ना। पर अब इसने मिलीग्राम में आंसर दिया इसलिए हमने 1000 से क्या कर दिया इसको गुना, यानी 1 ग्राम में आपके 1000 मिलीग्राम होते, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो ऐसे ही अब इसको गुना कर लो 1000 से, और जैसे इसको आप 1000 से गुना करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 250, और किसमें आएगा मिलीग्राम, और 250 मिलीग्राम आंसर का है, ये तो 0 है, 750 ये रहा 250, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये लो इस तरीके से करेंगे आप, जब भी आपको अम्ल क्षार दे दे आप क्या कर लो, उसके तुल्यांक निकाल लो। अब आपको इतना मैंने फॉर्मूला वगैरह समझाया ही, बाकी इतना समझाने की जरूरत थोड़ी, एग्जाम में थोड़ी समझाएंगे अपन, यहाँ तो अपन कंसेप्ट सीख रहे हो, अब एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं अपन, आगे कभी भविष्य में आएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना इस तरीके से।
वो जरूरी थोड़ी HCl ही दे, अरे इसकी जगह H2SO4 दे देता, तो फिर ये चेंज हो जाता इसका क्या, तुल्यांक चेंज हो जाता, 2 से गुना कर देता। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ रहा है। देखो अगर मैं यहां से देखूं तो बेरियम का देखो +2, और इसमें भी देखो बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो +2, क्लोराइड का -1, इसमें भी -1, Na का +1, Na का कितना भी प्लस का 1, और यहां भी Na का +1, और सल्फेट का -2, और इसमें भी सल्फेट का क्या है -2। इसका मतलब क्या हुआ, अरे किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ, और जब भी किसी भी तत्व के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता, अरे किसी भी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो, जितना पहले है उतना ही बाद में हो, तो उसका ना तो ऑक्सीडेशन होता ना ही रिडक्शन। क्यों, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना। पर यहां तो कैसा है, नो चेंज, और नो चेंज है तो इसका मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। क्यों, रेडॉक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होने चाहिए, इसका मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये नहीं है। इसने यही तो कहा, कौन सी नहीं है, यही नहीं है हमारा राइट आंसर भी आ गया अपने आप। और फिर भी हम चेक कर लेते, देखो अरे यहाँ पे देखो जिंक 0 है, और जिंक 0 से क्या हो गया, अरे +2 हो गया ना। और कॉपर देखो यहाँ, अरे कॉपर का +2 है, और +2 से क्या हो गया 0। ये तो आपके डेनियल सेल में रिएक्शन होती है ना, डेनियल सेल के अंदर रिएक्शन होती है, तो जिंक +CuSO4 ZnSO4 +Cu। यहाँ देखो KClO3 में देखें तो इसमें अरे Cl का +5, यहाँ Cl का क्या हो गया 0, +5 से 0 हो गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है। यहाँ देखो आयोडीन का क्या है, अरे 0, इससे आयोडीन का कितना हो गया +5। यहाँ देखो हाइड्रोजन का 0, क्लोरीन का भी 0, लेकिन यहाँ देखूं तो मैं हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का अरे -1, इनमें सब में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों ही क्या है आपके, अरे ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, अरे रेडॉक्स रिएक्शन। ये लो, ये सारी क्या है आपके रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया भैया, कितने, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दोनों ही सवाल अच्छे थे, दोनों ही सवाल आपके अच्छे थे, दोनों क्वेश्चंस। अगला देखिए अब, हाँ जी, अगला देखिए, अगला क्वेश्चंस देखिए अब, अगला क्या है सुनिए। हाँ जी बच्चों, देखिए अगला देखिए अब, निम्नलिखित में से किन आयनों के लिए प्रचक्रण मात्र, कौन सा, अरे प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण समान है। देखो प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, अरे म्यू स्पिन ओनली बराबर क्या होता है, अरे √n n+2, और ये किसमें, अरे बोर मैग्नेटॉन में होता है, बोर मैग्नेटॉन में। इसका मतलब यहां अगर n का मान चेंज हो जाता है तब तो क्या है, ये स्पिन ओनली जो है आपके मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण जो है आपका ये प्रचक्रण मात्र, ये चेंज हो जाएगा आपकी। और अगर n का मान समान आ जाए, n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जिसमें n का मान समान आ जाएगा उसका चुंबकीय आघूर्ण भी कैसा होगा, समान होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, देखो अरे Ti+3 का मतलब 3d1, यानी डी में कितना, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा आपके, डी में कितना, अरे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ना। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको आते हैं, यहां देखो 3d में 5, स्कैंडियम में कितना है, अरे 18 3 21, तो इसमें तो आपकी कोई डी में है ही नहीं, 3d0, ये तो अक्रिय गैस विन्यास हो गया इसका। क्यों, स्कैंडियम ये होता ना, अरे 4s2 3d1 आर्गन, तो अब आर्गन रह गया, डी में 0 हो गया। यहाँ Fe+2 का मतलब 3d6, और इसका मतलब क्या है, Cr+2 का मतलब 3d, अरे 3d4 हो गए बाकी सारे। अब देखो ये, अगर यहां से देखें अपन तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ तो कितना है, अरे यहाँ तो n बराबर 1 हो गया आपकी, इसमें अरे 5 हो गया, n का मान 5, भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 तो ऐसे भरे जाएंगे ना अयुग्मित, और इसमें तो 0 है, यहाँ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आपकी 0 डी में। यहाँ 6 वाले में क्या होगा, देखो अरे 6 वाले में कैसे भरोगे आप, तो 3d6 कैसे भरते हैं, अरे 3d6 ऐसे भरते हैं, देखो 1 2 3 4 5, अच्छा एक ज्यादा हो गया, एक सेकंड, ये लो, हाँ जी,
ये लो, ये 5 और ये 6। तो जैसे 6 भरूंगा तो ये तो युग्मित हो गया, वो 4 कैसे हैं आपके अयुग्मित, मीन्स n का मान कितना है यहाँ 4, और वो 4 तो ऐसे भरे जाएंगे ना हुंड के नियम से, 1 2 3 4, 4 के 4 कैसे हैं अयुग्मित, इसमें तो 4 अयुग्मित है। मैंने सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिख दिए आपके लिए, अरे सारे मैंने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिख दिए आपके लिए, ये मैंने सारे आपके लिए क्या लिख दिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब देख लो, अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 है, बाकी औरों में तो है ही नहीं आपकी। इसने कहा चुंबकीय आघूर्ण समान किसमें है, तो समान किसमें, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान, उसका चुंबकीय आघूर्ण भी समान। इसका मतलब हमारे पास आंसर बी और डी। तो यहां देख लो बी और डी कहां है, अरे बी और डी इसमें आ रहा है, इनका क्या है आपके चुंबकीय आघूर्ण समान, बाकी किसी का समान नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, ये भी अच्छा सवाल है आपके, हीलियम परमाणुओं की अधिकतम संख्या। अरे हीलियम परमाणुओं की अधिकतम संख्या, तो देखो परमाणुओं की अधिकतम संख्या कैसे निकालते हैं, अरे मोल बराबर क्या होता है आपके, अरे n0 अपॉन Na, और Na तो आपको पता है Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू आपके 6.022 गुना 10 की पावर 23 होती है। इसका मतलब ये मोल से गुना है, तो इसका मतलब अरे n0 तो क्या है आपके कणों की संख्या, कण का मतलब अणु परमाणु आयनों की संख्या, हमसे परमाणु तो पूछ रहा है, तो इसका मतलब परमाणु जिसमें उसमें ज्यादा होंगे जिसके मोल ज्यादा होंगे, क्यों, ये तो सबके लिए फिक्स रहेगा ना अवोगाद्रो संख्या, मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं, अरे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं कणों की संख्या। ठीक है ना, तो यहां मोल कैलकुलेट कर लेता हूं मैं सबसे पहले। देखो एसटीपी पर हीलियम का इतना लीटर दे रखा है, और जब भी हमको वॉल्यूम देते लीटर में, तो हम क्या करेंगे उसमें 22.4 लीटर का भाग लगा देंगे, 22.4 का लगा लो, 22.7 का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैं अगर 22.7 का भाग लगाता हूं इसमें, तो इससे मोल कितना आएगा, अरे एक मोल आ जाएगा, एक मोल नहीं सॉरी, एक मोल नहीं, ये 2.27 है ना, 22.7 का भाग लगा दी मैंने आपकी, तो ये कितना, अरे 0.1 मोल आ जाएगा, कितना मोल 0.1 मोल, क्यों, इससे मैं काटूंगा ना तो 10 बार कट जाएगा लगभग, कितने बार 10 बार, और 10 का भाग लगाएंगे एक में तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल। ये तो दे रखा है यहाँ से हीलियम के 4 मोल, अरे ये तो 4 मोल दे रखा है, ये लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहां देखो 4 ग्राम है हीलियम का, तो 4/4 कितना आया, अरे 1 मोल। यहां देखो आप इसमें देखो ये हीलियम के 4 यू में, अरे हीलियम का जो एटॉमिक वेट है ना एक हीलियम का, वो कितना है आपकी, अरे 2He4 एसिड होता है, और एक एटम का एटॉमिक वेट क्या होता है, अरे आजकल यूनिफाइड मास में देते हैं, पर पहले एएमयू में देते थे एटॉमिक मास यूनिट में, आजकल एएमयू की जगह एनसीईआरटी में क्या काम में ले रखा है, यू का मतलब यूनिफाइड मास, तो यू में जब भी लिखा हुआ है इसका मतलब वो एक एटम का क्या है मास, तो 4 यू का मतलब क्या है, ये हीलियम का एक ही एटम है, अरे ये क्या है हीलियम का एक ही एटम है। ठीक है ना, तो यहां तो क्या है, अरे यहां तो हीलियम का क्या है एक परमाणु, हीलियम का, इसका मतलब क्या है हीलियम का एक परमाणु। ठीक है ना, और अगर मोल निकालना चाहो निकाल लो, अरे परमाणु एक ही है ना भाई, 4 यू का मतलब क्या है हीलियम का एक परमाणु ही, और हमको पता है जब कणों की संख्या दे, कण का मतलब अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकते हैं, तो अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा दो, तो इसके भी अगर मोल निकालना चाहें आप तो निकाल लो, सिंपल है। ये लो, मोल निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, समझदार है तो, और फिर भी निकालना चाहे तो देखो परमाणु कितना, अरे n0 तो ठीक है, और इसमें किसका, अरे Na का भाग लगा दूंगा, यानी 6.022 गुना 10 की पावर अरे 23 का मैं भाग लगा देता हूं उसमें, ये लो, और ये मैंने भाग लगा दिया, तो ये तो देखो अरे कितना 10 की पावर 23, यानी ये 6022 के 20 जीरो लगा लो, उसका भाग लगा दो एक में है, तो ये तो बहुत कम मोल होंगे, सबसे कम मोल यही हैं। तो सबसे ज्यादा मोल कौन से हैं देखो आप, सबसे ज्यादा मोल किसमें आए, अरे सबसे ज्यादा मोल देखो आप, वहां 0.1 मोल, यहाँ 4 मोल, यहाँ 1 मोल, ये तो है ना बहुत कम है, तो सबसे ज्यादा 4 मोल यही तो है, तो फिर परमाणुओं की संख्या भी किसमें ज्यादा होगी, अरे इसी में ज्यादा होगी, जिसके मोल ज्यादा उसमें कणों की संख्या भी ज्यादा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ क्या करना है, आपको मिलान करना है। ये कह रहा है आपसे, इधर तो इसने आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, और इधर कह रखा है समावयवता का प्रकार कौन सा होगा, समावयवता का प्रकार कौन सा होगा। देखो समावयवता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक, त्रिविम। संरचनात्मक के फिर कई सारे प्रकार है आपके, जैसे आपके आयनन है, हाइड्रेट है, आपके एनसीईआरटी में 4 ही दे रखे हैं आपके, आयनन, हाइड्रेट, या उसको विलायक योजन कह सकते हैं आप, और एक इसके अलावा आपके बंधनीय बंधक, और एक आपके उपसय संयोजन समावयवता, ऐसे है 4, और वही 4 ही दे रखे हैं आपके ना,
वही 4 दे रखे हैं। यहां देखो, अरे ये कैसा है, अरे ये उभयतंतुक लिगेंड है भैया ना, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, उभयतंतुक लिगेंड, ठीक है ना। एम्बीडेंटेट लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, एम्बीडेंटेट। और मैंने क्या कहा, जहां भी एम्बीडेंटेट लिगेंड आ जाए इसका मतलब वहां समवायिकता कौन सी होगी आपकी, अरे बंधनी या बंधक, ये बंधनी होगी इसमें। अब देख लो आप, ए में कितना है 2, तो ऑप्शन देखिए आप, ऐसे आप तो ना अरे क्रॉस करते जाएं, जो मिल रहा है वो ठीक, नहीं मिल रहा है तो उसको क्रॉस करें। देखो ए में सेकंड होना चाहिए, देखो अरे ए में सेकंड, ए में सेकंड, यहाँ फर्स्ट फर्स्ट, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए आपके रॉन्ग। आगे देखिए अगला, यहां देखिए, अरे ऐसे जब भी 2 डिब्बे दिख जाए आपको, ऐसे जब भी 2-2 डिब्बे दिखे आपको, तो इसका मतलब वो समवर्तक कौन सी है आपकी, उपसे संयोजन, सबकी अलग पहचान है। उसमें अभेदंतुक लिगेंड आ गया, इसमें आपको 2 डिब्बे दिखेंगे, 2 डिब्बे का मतलब अरे 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दिखेगी आपको ऐसी। और में देखो एक ही दिख रही है, अरे एक एक, इसमें भी एक, इसमें 2 दिखेंगी, तो इसका मतलब ये कौन सी है आपकी, अरे ये उपसह संयोजन समवर्तक है। तो अब देख लो, अब सी में 4 देखो, अब सी में 4 इसी में है, उसमें तो थर्ड है, इसका मतलब हमारा ये आंसर गलत हो गया। आगे क्या होगा देखो, वैसे तो आंसर तो आ गया ना अपना, अरे वैसे आंसर तो सेकंड आ गया, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। देखो बी में क्या होगा, अरे बी में देखो बी आर अंदर चला जाएगा, SO4 बाहर आ जाएगा, और इस समन्वय के अंदर उपस्थित लिगेंड और बाहर उपस्थित जो काउंटर आयन है उसके बीच में एक्सचेंज होता दिखे आपको, तो इसका मतलब वो समन्वयकता कौन सी होती है, आयनन। कौन सी होती है, आयनन। ये समन्वय मंडल के दो, समन्वय सत्ता के दो, एक ही बात है, हिंदी में कहो तो आप, और इंग्लिश में कहो तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका मतलब ये कहां जाएगा आपके, अरे ये इसमें आएगा थर्ड। देख लो बी में थर्ड, बी में थर्ड आ रहा है, ये रहा। तो डी में क्या है बचा हुआ, जो ये अरे जल के अणु जहां भी दिख जाए आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दिखे, बाहर दिखे, जल के अणु जब भी दिख जाए, वो समव्यवस्था कौन सी होती है आपके, विलायक योजन। आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है विलायक योजन या हाइड्रेट। तो इसका मतलब ये कौन सी होगी आपके, अरे ये होगी आपकी कौन सी, विलायक योजन, मींस डी में फर्स्ट। ये लो राइट आंसर ऐसे निकालते हैं, दो तो वैसे क्रॉस होगी, एक आंसर चेक करते ही। आगे देखिए अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं भैया ना, कितने, 2, और कह रहा है ये इन कथनों में से है ना, इस समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के क्वथनांक निम्नलिखित क्रम का पालन करते हैं। यानी जो वर्ग 16 है ना आपके, वर्ग 16, तो वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम ऐसे आते हैं आपके। तो देखो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा H2O का होता है, बिल्कुल H2O का होता है। उसका कारण क्या है, अरे जल के अणु जो होते हैं ना उनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है भैया ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर क्या, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन अरे बॉन्डिंग, ये पाई जाती है, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस वजह से इसका क्वथनांक क्या होता है सबसे ज्यादा, तो इसका सबसे ज्यादा तो ऐसे होता है, देखो अरे ये H2O, फिर आपके H2S, फिर आपके H2TE, एक सेकेंड, H2SC, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और ये टेल्यूरियम। तो यहां से क्या होगा देखो, अरे इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा। मैं ऐसे कह दूं, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4, तो क्या हो जाएगा, अरे 1 सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, इस वजह से ये सबसे ज्यादा है। बाकी बचेंगे 3, इनको आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर अरेंज कर दोगे। और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, अरे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है आपके ना। इसका मतलब पीछे कौन हो जाएगा आपके, 4, फिर 3 और उसके बाद 2, 1 4 3 2। आप देख लो 1 4 3 2, यही तो लिखा है इसने, 1 फिर ये 4 फिर 3 2, इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट आपका राइट है। आगे देखो कथन सेकंड, आणविक द्रव्यमान के आधार पर H2O का अनुमानित क्वथनांक समूह के अन्य सदस्यों से कम होता है। आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर, अरे H2O का मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, कम, तो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, अरे क्वथनांक कम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, ये बात सही है। परंतु H2O में, अरे परंतु H2O में विस्तृत H आवंधन की उपस्थिति के कारण, ये तो लिखा है मैंने, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस वजह से इसका क्वथनांक कैसा है, अरे आणविक द्रव्यमान कम होते हुए भी ज्यादा है बाकी सबसे। बाकी होना कैसा चाहिए था, कम, देखने से तो ऐसा लग रहा है। इसका उच्चतर क्वथनांक होता है किसकी वजह से, अरे विस्तृत हाइड्रोजन आवंधन का मतलब है
इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इस वजह से। विस्तृत का मतलब अरे एक्सटेंशन हो जाता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्यों, जल के अणु है, अरे एक तो इधर से कर लेगा ना, उसके पास 2 लोन पेयर है, 2 जल है, 2 जल के अणु है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्या है लोन पेयर, एक ही जल का अणु 4 अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है इस वजह से। ये ऐसे कह रहा है कि उस हाइड्रोजन बंध का क्या एक्सटेंशन हो जाता है, विस्तार हो जाता है। विस्तृत का मतलब विस्तार, यानी ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट ये भी सही है और स्टेटमेंट आपका अरे ये भी सही है। इसका मतलब फर्स्ट गलत, ये गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य, बिल्कुल ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये दोनों आपके गलत। अब देखिए आगे, हाँ जी, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ये, देखिए सिंपल है ये सवाल भी आपके, अरे ये क्वेश्चन भी आपके सिंपल है, देखो कैसे, सुनिए एक सेकंड ना। हाँ जी, देखिए अणुसूत्र C6H14 वाले, यानी अणुसूत्र C6H14 वाले एक यौगिक में 2 तृतीयक कार्बन, अरे तृतीयक कार्बन का मतलब 3 डिग्री कार्बन उपस्थित है, इसका आईयूपीएसी नाम है। अब पहले तो देखो इसको, अरे C6H14 का मतलब क्या है, अरे ये एल्केन का सूत्र है आपकी। C6H14 कैसे पता चला, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन और उससे भी 2 ज्यादा, डबल से जितने कार्बन है उससे डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो तो C6 का मतलब 6 दूनी 12, उससे 2 ज्यादा है यानी 14। इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है। और कह रहा है 2 कैसे हैं, 3 डिग्री कार्बन है उसमें, तो ये कह रहा है उसका आईयूपीएसी नाम क्या है। अरे देखो मैं ऐसा बना दू, 3 डिग्री कार्बन तो ऐसे बनेगा ना 6 कार्बन में, अरे 6 कार्बन में आपके 3 डिग्री तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, ऐसे CH और फिर ये आपकी CH, ये CH3 और ये क्या हो गया आपके CH3, ठीक है ना। अब देखो आप यहां से, अरे 1 2 3 4, देखो ये कार्बन कैसा है, अरे ये वाला कार्बन आपके 3 डिग्री है और ये वाला कार्बन भी अगर देखें तो अरे ये भी कैसा है 3 डिग्री। तो ये यही कह रहा है कि अणुसूत्र C6H14 वाले एक यौगिक में 2 3 डिग्री कार्बन उपस्थित है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो एक 3 डिग्री कार्बन ये है, दूसरा ये है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, अरे 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो ये ऑप्शन कहां है, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन गलत, N-हेक्सेन गलत, 2 मेथिल पेंटेन गलत और 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन ये सही है। आपकी सर आपको तो पता था, अरे थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाना आपको, इनकी स्ट्रक्चर बना के देख लो, N-हेक्सेन में तो आएगा ही, 3 डिग्री कार्बन आएगा क्या N-हेक्सेन में, नहीं आएगा। 2 मेथिल पेंटेन बनाओगे आप, 2 मेथिल पेंटेन देखो, अरे 2 मेथिल पेंटेन अगर बनाओगे ना, अब इतना सा तो कॉमन सेंस हो, ये 2 मेथिल हो गया और ये अरे ये पेंटेन हो गया आपके, ये क्या हो गया, अरे ये आपके पेंटेन हो गया क्या, देखो यहाँ तो एक ही 3 डिग्री कार्बन है, दूसरा ही, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसको देख लो 2,2, अरे 2,2 आएगा, जैसे 2 एक है चढ़ा के एक और लगा दूं मैं तो 2,2 और वहां से एक कार्बन हटा दो, ब्यूटेन की कह रहा नहीं, यहाँ तो अरे 4 डिग्री कार्बन मिल जाएगा, 3 डिग्री होगा ही नहीं इसमें, इसमें 3 डिग्री होगा ही नहीं, तो फिर बच्चा कौन सा, यही बच्चा है। सबकी स्ट्रक्चर बना के देख लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज करना पड़ेगा हमको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये सवाल भी अच्छा, देखो आपके फेराडे लॉ से है यार, कौन से लॉ से है, अरे फेराडे लॉ, फेराडे के नियम थे ना 2, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, यानी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। देखिए यहां से H2O का 1 मोल दे रखा है, उसको O2 में ऑक्सीकृत करवा रहा है, ऑक्सीजन को O2 में, तो देखो यहाँ, अरे यहाँ तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2, इसमें क्या हो गया 0, यानी -2 से 0 का मतलब, अरे इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, ठीक है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमको पता है ना, अरे 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे, तो 2 मोल का 2 फेराडे, तो इसका मतलब 1 मोल H2O को अरे O2 में ऑक्सीकृत करना है तो 2 फेराडे क्या चाहिए, अरे विद्युत आवश्यक चाहिए, आवश्यक फेराडे की संख्या, यानी विद्युत की जो आवश्यकता है ना फेराडे में, वो कितनी चाहिए 2 फेराडे। ऐसे सवाल आपने खूब किए होंगे, एनसीईआरटी में दे रखे हैं खूब,
यहां देखिए MnO4 माइनस, इसमें Mn+7 में है और यहाँ किसमें +2 में, यानी +7 से +2 में आ रहा है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है 1 Mn, तो 1 मोल कितने लेगा 5 मोल, और 5 मोल का मतलब 5 फेराडे, तो ये कहां जाएगा आपकी 5 फेराडे इसमें आ जाएगा। अब वैसे देखो आंसर तो आपका मिल जाएगा सी, ए में सेकंड देखिए, ए में थर्ड गलत, सेकंड सही है, तो ये हो सकता है मतलब, ठीक है ना, अभी तो हो सकता है, थर्ड ये गलत, सेकंड ये हो सकता है। बी में फोर्थ, बी में फोर्थ कहां है, इसमें देखो अब बी में फोर्थ है, यहां बी में थर्ड ही, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, आंसर तो हमारा निकल गया, आंसर तो हमारा निकल गया, आंसर तो एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन निकालने पे ही आ रहा है, नहीं फिर भी हम 4 ऑप्शन सीख रहे हैं, क्योंकि हमको कंसेप्ट सीखना है, अभी हम एग्जाम नहीं दे रहे इसमें, अभी एग्जाम तो हम अरे 2026 में देंगे, 2026 मई, ठीक है ना, तो अभी तो एग्जाम में तो काफी दिन है, तो अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, है ना, कंसेप्ट लगा रहे हैं, कैसे कंसेप्ट लगाए जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है ना, तो एक ही सवाल से अपन कई सारे सवाल सीख रहे हैं। आगे देखिए, ये इसको देख लो पहले, तो FeO Fe2O3 में चेंज हो रहा है, अरे ये +2 है और ये आपका +3 है, यानी +2 से +3, इसका मतलब अरे यहां 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए कितने चाहिए 1 मोल चाहिए, तो इसका मतलब 1 फेराडे आ जाएगा, ये कितने फेराडे 1, और 1 फेराडे कहां है 1 फेराडे तो यहां है, इसका मतलब थर्ड हो गया, देखो सी में, सी में कहां है आपकी, सी थोड़ी है, अरे डी में थर्ड, डी में थर्ड आ रहा है, इसको देखिए सी को, सी में क्या है देखो, अरे CaCl2 को किसमें चेंज कर रहा है, अरे Ca में, CaCl2 के अंदर कैल्शियम +2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बना देगा, अरे कैल्शियम, पर ये 1 मोल के लिए बात हो रही है कि 1 मोल कैल्शियम +2 कैल्शियम में चेंज करेगा तो उसको 2 फेराडे चाहिए 1 मोल के लिए, अरे तो ये कितना मोल है 1.5 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना, अरे 1 मोल Ca+2 के लिए कितना 2 फेराडे, तो फिर 1.5 मोल के लिए कितना होगा, अरे 1.5 मोल के लिए कितना होगा बच्चों, अरे 1.5 मोल के लिए कितना होगा, अरे 2 फेराडे इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा आपकी कितना, अरे 3 फेराडे, ये लो, तो 3 फेराडे कहां है, अरे 3 फेराडे ये रहा, देख लो सी में क्या है आपके 1, सी में क्या है आपके 1, इसी थोड़ा समझने का था, क्यों बाकी 3 में तो 1-1 मोल दिए, इसमें 1.5 मोल दे दिए, 1 मोल के लिए इतना 2 फेराडे, तो 1.5 मोल के लिए 3 फेराडे, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, वह यौगिक जो तीव्रता से क्या करे, अरे SN1 अभिक्रिया करे, तीव्र वेग से SN1 अभिक्रिया करे, यानी कौन SN1 फास्ट देगा, SN1 SN2 पूछे जाते हैं ऑर्डर आपसे जरूर, तो देखो SN1 में क्या होता है, अरे SN1 में हमको पता है क्या कार्बोकैटायन बनता है आपका, क्या बनता है, अरे कार्बोकैटायन बनता है बच्चों, क्या बनता है कार्बोकैटायन, SN1 में क्या बनता है आपके कार्बोकैटायन बनता है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब क्या हुआ आपके, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों आपके, एक सेकंड, हाँ ये कार्बोकैटायन बन गया, अब आपको कार्बोकैटायन बनाना है यहां से, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा है ना, अरे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है आपको, कैसा स्टेबल, यानी जिसका कार्बोकैटायन कैसा होगा मोर स्टेबल, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किसके प्रति, अरे SN1 के प्रति, तो देखो यहां से अगर मैं इसको निकालता हूं पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा आपका, यहां से निकालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा आपके, अरे इस कार्बन पे, और यहां से निकालूंगा तो कहां आएगा, अरे इस कार्बन पे, ठीक है ना, ये इस कार्बन पे देखो, अरे इस कार्बन पे, ठीक है ना, और यहां से निकालोगे तो इस कार्बन पे आ जाएगा, देखो अरे ये कार्बन कैसा आपका मोर स्टेबल है भैया, ये कार्बन कैसा है बच्चों, अरे मोर स्टेबल, आपके ये मोर स्टेबल है भैया ना, ये लो, ये आपके मोर स्टेबल है, क्यों है मोर स्टेबल, उसका कारण क्या है देखो सुनो, अरे इधर से देखें आप तो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन गया, ये कैसा, अरे आपके बेंजाइलिक भी बन गई इधर से दो, यानी रिजोनेंस भी लग रहा है इसमें, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, क्यों प्लस चार्ज इस कार्बन पे से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन ना, तो यहाँ कितने, अरे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या लगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और बेंजाइलिक,
तो रिजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लग रहे हैं। जबकि इधर देखें तो, अरे यहाँ देखें तो केवल एक ही अल्फा एच है, अरे यहाँ एक ही अल्फा एच है आपकी, ठीक है ना, और वैसे भी 1 डिग्री है। और यहाँ अगर देखें अपन तो ये कौन सा है आपके, अरे इसको देखें तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया आपकी। और वैसे देखें तो अल्फा एच कितने हैं यहाँ, अरे दो इधर कितने हुए 4, 2 इधर और 2 इधर आपके 4। और ये अरे ये तो परसेंटेज करेक्टर वाला है ना, ये कैसा है आपके परसेंटेज करेक्टर वाला है, अरे एक तरीके से विनाइलिक कार्बोकैटायन हो गया आपका, कौन सा विनाइलिक वाला। और ये तो लेस स्टेबल होता है, कैसा होता है, अरे लेस क्या, लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्थायी कार्बोकैटायन है। तो इसने तो हमसे पूछा फास्ट, फास्ट कौन देगा, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो फास्ट देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, तो इसका मतलब ये ही क्या देगा, सबसे फास्ट। और सबसे स्लो क्या है, तो सबसे स्लो ये देगा, अरे सबसे स्लो, यानी ये तो फास्ट कह रहा है और ये सबसे स्लो, ठीक है ना। ये सबसे स्लो देगा, ठीक है ना, कौन, 4। इसने फास्ट पूछा है, सबसे स्लो ये, ऑर्डर पूछ लेता तो सबसे फास्ट ये, फिर या 4 है या एक अल्फा हाइड्रोजन, फिर ये देगा, फिर ये देगा, सबसे कम ये देगा। अगर ऑर्डर पूछता हमसे, अरे ऑर्डर पूछता ना SN1 का ऑर्डर, ये लो मैं यहां लिख दूं SN1 का ऑर्डर, अगर हमसे ऑर्डर पूछता है SN1 का, अरे ऑर्डर पूछे हमसे, ऑर्डर ऑफ SN1, ये SN1 का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो एक सबसे फास्ट देगा, फिर आपके कौन 3, फिर आपके 2 और सबसे कम कौन है आपके, अरे 4। यानी हमको यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देखना है। तो आपको देखो मैंने ये कंसेप्ट भी आपको सिखा दिया, सारे कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, और फिर उसके आधार पे इसको अपन ने जमा दिया। देखिए यहाँ निम्नलिखित तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम क्या है। देखिए यहां से, अरे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, अरे फ्लोरीन दिख जाए तो वो तो आवर्त सारणी का सबसे ताकतवर एलिमेंट है ना, सबसे ताकतवर, अरे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता रखता है। विद्युत ऋणता का मतलब केमिस्ट्री में ताकत से है ना, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसकी ताकत ज्यादा, यानी वो क्या करता है, साजिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अरे शिफ्ट कर लेता है, खींच लेता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन तो दिख जाए वो तो आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा अरे विद्युत ऋणात्मकता रखने वाला, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला क्या है, एलिमेंट्स। तो फ्लोरीन वाला ऑप्शन देख लो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए। अरे इसमें तो कम कर रखा है, सबसे कम, गलत। इसमें भी देखो सेकंड नंबर पे कर रखा है, ये भी गलत। ये दोनों ये सही हो सकते हैं। आगे देखते हैं सही है या नहीं। देखिए उसके बाद कौन आएगा, अरे फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है। तो देखो ऑक्सीजन इधर आ रहा है, इधर तो नाइट्रोजन है, इसका मतलब ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर तो यही आ गया अपने आप में से। फिर भी मान लो आप देख लो, अरे उसके बाद नाइट्रोजन आता है, इसकी 3 है, इसकी 3.5, इसकी 4 है, उसकी 2.5। और सिलिकॉन, अब सिलिकॉन में मान लो अगर आपको लगे जैसे कि सिलिकॉन ज्यादा होगा कम होगा, अरे तो हमको पता है ना आवर्त में जाते हैं अपन, अरे आवर्त में जाते हैं तो हमको पता है ना विद्युत ऋणता क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती है। जबकि वर्ग में जाते हैं तो अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है बच्चों, अरे घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी घटती है। आवर्त में जाते हैं तो बढ़ती है, वर्ग में जाते हैं तो घटती है। अरे तो देखना कार्बन के नीचे कौन आ रहा है, सिलिकॉन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी घटेगी, वर्ग में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अरे घटेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी किससे कम है, अरे कार्बन से कम है, इसकी इसकी, ठीक है ना, कार्बन से क्या है इसकी कम। ये लो, और तो है ही नहीं कोई, यही तो है सिलिकॉन कार्बन, ठीक है ना। 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। 15 क्वेश्चंस और हैं, देखिए आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अच्छे। देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में बने मुख्य उत्पाद ए और बी हैं, यानी आपको एक तो ए बताना, ए क्या है बी क्या है, और इसमें भी कौन से मुख्य उत्पाद बताने हैं आपको, ए मुख्य क्या होगा बी मुख्य क्या होगा। अरे यहां से देखो PbR3 फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, अरे एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइडों के साथ करवाई अपन ने, किसके साथ, फास्फोरस हैलाइडों के साथ। और फिनॉल की भी करवाई है वैसे, ठीक है ना। तो ये एल्कोहल की अभिक्रिया है, तो एल्कोहल तो ये रहा ना, इससे अभिक्रिया करेगा और इससे अभिक्रिया करेगा, अरे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या, इसका तो बना देगा क्या, अरे इसको हटा देगा और BR लगा देगा।
और इधर आपका CH3, अरे ऐसे कैसे रहेगा, ये लो, ये कहां मैच कर रहा है देखो, अरे ये इसमें मैच नहीं कर रहा ना, इसमें मैच कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। और आपके इसमें मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। और देखिए ये वाला, क्या ये वाला हो सकता है क्या, देखिए ये वाला देखो, ये तो ऊपर वाले के जैसा है, इसका मतलब ये भी आपका, अरे ये भी आपका नहीं होगा, ये दो तो आपके कट गए, ये और ये तो आपका कट गया, ये अब बचे दो। इसका मतलब ये हो सकता है आपका कौन सा, ये भी हो सकता है आपका, और ये भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं, देखो, अरे एल्कोहलिक KOH, कौन सा KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ में हीट कर रखा है, अरे ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा आपकी, कौन सी, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में क्या होगा, अरे देखना, H और Br, अब H किधर से निकालें, Br किधर से निकालें, तो H इधर भी है आपकी, अरे H इस पे भी जुड़ा हुआ है और H इधर भी है आपकी, ठीक है ना। अगर मैं इधर से H निकालता हूं तब तो कैसा, अरे आपकी है ना लेस स्टेबल एल्कीन बन जाएगा आपकी, जबकि हम क्या बनाएंगे यहाँ, मोर स्टेबल एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। सेटजेप का नियम यदि याद हो तो आपको, कि यदि किसी विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एक से ज्यादा एल्कीन बनने की संभावना है, अरे तो मुख्य उत्पाद का निर्धारण सेटजेप के नियम से करते हैं। और सेटजेप क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो कैसी होगी, मोर स्टेबल, वो कैसी बनेगी, अरे मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी। तो यहां से किधर से, अरे इधर से H निकलेगा और इधर से ये Br, और डबल बॉन्ड कहां आएगा, अरे डबल बॉन्ड कहां आएगा यहाँ, तो बनेगा क्या ये, अरे ये ऐसे बन जाएगा आपके, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, अरे इस पे CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये देख लो ये कहां है, ये इसी में है देखो, अरे इसमें नहीं है, इसमें है क्या, इसमें नहीं है, इसने तो कहां से निकाली, यहां से H निकाली, यहां से, कहां से, अरे यहां से H निकाली, यहां से H क्यों निकलेगी, बीटा कार्बन से H निकलती है, तो हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है अल्फा, उससे अगला बीटा, या तो बीटा इधर वाली निकलती या इधर वाली निकलती, इधर वाली निकलती तो ये यहाँ पे आता, तो यहाँ पे आता, अरे यहाँ पे आता, तो इसका मतलब क्या होता है ये, अरे ये CH3 तो आपका ऐसे कैसे है, और यहाँ पे आता है, तो देखना इससे 1 2 3, 1 2 पे आ रहा, गलत है, ठीक है ना, अरे 2 पे होना चाहिए, 3 पे आ रहा है, गलत है, ये वैसे भी गलत है, इसने तो ना बीटा H नहीं निकाला, अरे इसने कौन सा निकाल दिया, अल्फा, अल्फा दिए, बीटा गामा, गामा निकाल दिया, गलत है, ये तो गामा निकाल दिया इसने, ठीक है ना, इसलिए ये क्या है आपके, अरे ये रॉन्ग है आपके, ये आंसर आपके क्या है, रॉन्ग। तो राइट आंसर कौन सा हमारे, सेकंड, राइट आंसर कौन सा है बच्चों, अरे सेकंड है हमारा आंसर, राइट आंसर हमारा क्या है, अरे सेकंड है। आगे देखिए, हाँ जी, सही उत्तर चुनिए, ये लीजिए, देखिए सही उत्तर चुनिए। अरे कार्बोनेट आयन के लिए 3 विहित रूप, विहित रूप का मतलब, अरे इसने कह रखा है कैनोनिकल संरचना, कौन सी, कैनोनिकल, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़े आप हमें, अरे कैनोनिकल कह दो, या आप इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कह दो, सहभागी संरचना है, इनको सहभागी बोल दो, कैनोनिकल बोल दो आप, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं आप, या फिर इनको अनुनादी संरचना बोल दो, एक ही बात है। तो ये क्या कह रहा है हमसे कि कार्बोनेट आयन के लिए कितनी, अरे 3 विहित रूप, विहित रूप का मतलब कैनोनिकल, अनुनादी या सहभागी संरचनाएं बनती हैं, 3 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों, अरे कार्बोनेट आयन आपका ये होता है, ये आपका कार्बोनेट आयन होता है। तो आप क्या करेंगे, अरे एक बार तो मान लो, अरे ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर, तो इसकी अगली अनुनादी संरचना क्या बनाते हैं आप, ऐसे बनाते हैं, देखो ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। एक बार कैसे बनाएंगे आप देखना, एक बार आप ऐसे बनाएंगे, कैसे, अरे ये डबल बना दो आप, ठीक है ना, और ये वाला, अरे ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, इससे क्या होगा, C ऊपर माइनस और ये ऊपर माइनस और ये डबल बॉन्ड, देख लो आप, अरे एक बार पाई बॉन्ड यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, अरे तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं कार्बोनेट आयन की, अरे 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है, ये कह रहा 3 विहित रूप यानी अनुनादी संरचनाएं आरेखित किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ओजोन के लिए 3 अनुनाद संरचनाएं आरेखित की जा सकती हैं, अरे ओजोन तो ऐसा होता है भाई, ओजोन, अरे ओजोन तो आपने बनाया होगा ना, एक तो इसकी अनुनादी संरचना ये है ऐसी, और दूसरी, अरे ये उपसय संयोजक बंध बनाया मैंने, और दूसरी तो ऐसी होती है इसकी, अरे ऐसी, इसकी तो 2 ही बनती हैं, 3 नहीं बनती, ओजोन की 3 अनुनादी संरचनाएं नहीं बनती हैं, कितनी बनती हैं,
अरे 2 बनती हैं। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, अरे रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसने तो हमसे सही कहा है, भाई सही कौन सा, तो सही तो हमारा मिल ही गया वैसे, पर फिर भी चेक करते हैं। देखो अरे BF3 का शून्येतर द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अरे शून्येतर का मतलब अरे शून्य, ठीक है ना, सॉरी शून्येतर का मतलब शून्य नहीं है। एक सेकंड एक सेकंड, देखो अरे इंग्लिश पढ़ो अपन, इंग्लिश तो इसमें थोड़ा इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी आपको, देखो तब जाके आपके समझ में आएगा। देखो इसने क्या कहा सुनो, इसमें इसने कहा 3 कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल को इसने क्या कह दिया, विहित रूप कह दिया, जबकि हम कहते हैं कैनोनिकल को कैनोनिकली लिख देते हैं वैसे, या सहभागी या अनुनादी संरचना, इन्हीं का नाम है कैनोनिकल, ठीक है ना। तो थोड़ा इंग्लिश देखें आप। अगले में देखो इसमें अरे BF3 जो है ना हैज नॉन जीरो। अरे नॉन जीरो का मतलब अरे इसका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं है, ऐसे कह रहा है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं है। अरे जबकि BF3 का तो जीरो होता है, हमको पता है ना, BF3 ऐसा होता है, अरे BF3 ऐसा होता है, इधर समझा दूंगा, देखो आपके BF3, अरे BF3 ऐसा है ना, ये ऐसा होता है BF3, और हमको पता है अरे इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर, इसका इधर, और इन दोनों का परिणामी इधर होगा, और इसका इधर, ये परिमाण में समान दिशा में विपरीत, जब 120 के एंगल पे होते हैं ना अरे 2 वेक्टर, तो फिर उनका परिणामी भी क्या होता है, उनके परिमाण के बराबर ही होता है। तो जितना द्विध्रुव आघूर्ण इधर, जितना इधर, इनका परिणामी भी इतना ही होगा, और इसका इधर लग रहा है तो ये भी इतना ही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसका म्यू क्या होगा, अरे इसका म्यू कैसा होगा बच्चों, अरे जीरो होगा, जबकि ये क्या कह रहा है कि नॉन जीरो होगा, शून्यतर यानी शून्य से इतर, यानी शून्य से अलग होगा, यानी शून्य नहीं होगा शून्यतर का मतलब, जबकि होता क्या है शून्य। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, अरे ये रॉन्ग है। और आगे देखो NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण अरे NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण से अधिक होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों, इसलिए देखो आप पढ़ते हैं ना वहां, अरे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है तो बिल्कुल आपकी, देखिए इसका कारण क्या है, अरे हमको पता है ना, ये तो आपके NH3 है, ये आपके NH3 है, अरे ये आपके NH3 है, और ये क्या है आपके NF3 है, ऐसा। और वही इसके पास क्या है, लोन पेयर, अरे इसके पास क्या है भाई, अरे लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी अरे लोन पेयर है या नहीं। तो यहां से देखो आप लोन पेयर है, तो हमको पता है ना, अरे इस NH1 का द्विध्रुव आघूर्ण इधर, इसका इधर, इसका इधर, और लोन पेयर की वजह से भी इधर, तो देखो तीनों हाइड्रोजन इधर दे रहे हैं, लोन पेयर भी इधर, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कैसा हो जाएगा, ज्यादा। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, लोन पेयर की वजह से ऊपर, और इन सबका द्विध्रुव आघूर्ण कैसे है, अरे इधर NF बॉन्ड का, तो 3 फ्लोरीन इधर, 1 लोन पेयर उधर, इसका हम लोग घटाएगा सही, उधर तो चारों के चारों एक तरफ लग रहे हैं, जबकि इधर 3 इधर 1 इधर, इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण कैसा हो जाएगा, कम। तो NH3 का ज्यादा होगा द्विध्रुव आघूर्ण किससे, अरे NF3 से, ये लो। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग। तो हमसे राइट पूछा है, राइट हमने लगा दिया, चारों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए इसको कैसे करेंगे सुनिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले रखी है, उसके 20 एटमोस्फियर दाब से, कितने से, 20 एटमोस्फियर दाब से, 20 एटमोस्फियर दाब से, ATM दाब का मात्रक है, इससे 10 एटमोस्फियर दाब तक कैसा, अरे उत्क्रमणीय समतापीय प्रसरण किया गया है, इसके दौरान किया गया कार्य, अरे उत्क्रमणीय समतापीय, ये क्या है, उत्क्रमणीय समतापीय प्रसरण के दो, प्रसार के दो, उसके दौरान किया गया जो कार्य होता है ना, उसका फॉर्मूला तो आपको बताइए क्या है, फॉर्मूला अरे माइनस का 2.303 एनआरटी, एनआरटी, एनआरटी लॉग, और देखो अगर वॉल्यूम के सेंस में लिखो आप तो V2 अपॉन P1, और हमको पता है ना कि वॉयल के नियम से क्या होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है B की, तो V के सेंस में V2 अपॉन V1 है, तो P के सेंस में क्या होगा, P1 अपॉन P2, तो क्या हो जाएगा P1 अपॉन अरे P2, रख दो आप यहां से वैल्यू, देखिए माइनस का 2.303, ये तो चल ही रहा है, M अरे मोल, 1 मोल दे रखा है, 1 मोल, 1 मोल रख दो, R तो R की वैल्यू यही, इसने 2 दे रखी है, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में दे रखी है, यहां से आप रख दो 2। टेम्परेचर अरे 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 298 केल्विन, लॉग देखो अरे लॉग
P1 कितना है प्रेशर, पहले कितना था, अरे ये P1 हो गया आपके कितना है 10, ओ सॉरी 20, ये कितना है बच्चों, अरे 20, तो ये कितना है, ये P2 10, तो रख लो आप P1 कितना है 20 और P2 कितना है अरे 10, इससे काट दो log 2, और log 2 का मान तो हमको पता है कितना है, अरे log 2 का मान आपकी 0.3010, 0.3010। अब की सर ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ है ना, अब टफ तो क्या है, देखो इसको मैं है ना, वैसे तो देखो अरे हमारे सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे, वैसे तो हमारा सवाल बगैर दिमाग लगाए सॉल्व हो रहा है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए आप सवाल जब भी करें ना एक बार ऑप्शन में नजर जरूर डालें, हम ऑप्शन पर नजर जरूर डालें आप, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। अरे देखो हमारा आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आएगा, अरे जितना भी आएगा आ जाएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, जबकि यहां देखो अरे ऑप्शन ही कैसे दिए, एक तो जीरो दिया है, जीरो क्या माइनस होता है क्या, एक 100 प्लस में दिया, ये प्लस में दिया, माइनस में एक ही आंसर दिया, माइनस का 413.14, किस में आ रहा है, अरे कैलोरी में आ रहा है, किस में आ रहा है, कैलोरी में, और वैसे सॉल्व करें आप तो कर लें, अरे इसको लगभग मैं कैसे कह दूं, इसको 300 कह दो ना, लगभग 300, तो 300 दूनी 600, ये तो 600 हो गया आपके, और लगभग मान लो इसको 0.3 मान लेता हूं मैं, 0.3 इसको 2.3, तो 23 दिया 69, ठीक है ना, 2.3 0.3 माना ना, इसका मतलब 0.69, यानी लगभग मैं इसको 0.7 कह दूं, अरे इसको 0.7 कह दो, और वो कितना है आपकी 600, कितना हो जाएगा, अरे दशमलव से ये कट ही गया, और 6 का 42, वैसे 420 आ रहा है माइनस का, इसलिए कितना 413, इसके आसपास आंसर कोई है ही नहीं, और अरे ये प्लस में, बस ये ध्यान रखें, ये गलत हो सकता है, ये ऐसे जब भी देगा ना, ऐसे थर्मो से सवाल जब भी देता है तो ऐसे दो ऑप्शन देता है आपके वर्क वगैरह जब भी पूछता है ना, दो ऑप्शन, एक माइनस वाला दूसरा प्लस वाला, ताकि बच्चा अरे आंसर सही भी निकाल ले, उसको ध्यान नहीं रहे कि माइनस था या नहीं, उसने डायरेक्ट निकाला 420, आसपास देखे कितना, दो ऑप्शन आ रहे हैं और इसको टिक कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर माइनस साइन का ध्यान है आपको, तो कैलकुलेशन किए वगैरह ही क्या है आपके आंसर आ रहा है, माइनस में एक ही ऑप्शन है, अरे माइनस में आपके एक ही ऑप्शन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन चेक करें, मतलब क्वेश्चन को करें, जैसे आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखें एक बार, कई बार आपके यहाँ ना बगैर कैलकुलेशन किए ही आपके आंसर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया बगैर कैलकुलेशन किए, जैसे आपको फॉर्मूला एक माइनस आ रहा है, माइनस तो इसमें है ही नहीं कहीं, इसका मतलब वो गलत है, जो माइनस है वो सही है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है इतनी, ठीक है ना, फिर मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हाँ जी, इसको देखिए, इसको देखते हैं, ये क्या है आपके N2 O2 और NO, इनकी क्या दे रखी है हमको, अरे मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, मोलरता सांद्रताओं के साथ, भाई N2 की सांद्रता इतनी है, O2 की इतनी है, NO की इतनी है, के साथ किसी सीलबंद पात्र में निम्नलिखित सम पर विचार कीजिए, यानी N2 O2 और NO की क्या दे रखी है, इसने सांद्रताएं दे रखी है, और एक सीलबंद क्या है पात्र, तो इसने क्या कह रखा है, यदि NO के कितने हैं, अरे 0.1 मोल प्रति लीटर को सीलबंद पात्र में लिया जाए तो, अरे इसने क्या कहा है कि ये ऐसी रिएक्शन है हमारे पास 2NO, और इससे क्या हो रहा है, अरे ये N2 और ये O2 बन रहा है, ठीक है ना, और ये सारे गैस 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 सारे ही क्या है, गैस। अब इसने क्या कहा है कि NO जो है ना आपके NO, ये कितना ले रखा है इसने, अरे स्टार्टिंग में इसने इसका कितना ले रखा है 0.1 मोल प्रति लीटर, ये लो 0.1 मोल प्रति लीटर ले रखा है, तो जब अभिक्रिया अरे हुई नहीं, तो ये तो क्या होगा, टी बराबर 0 समय पे 0 0 रहेगा, अरे टी बराबर 0 समय पे, और मान लो किसी टी टाइम पर क्या हो, इसके मान ली मैंने एक्स मोल क्या हो गया आपके वियोजित हो गए, क्या कहते हैं एक्स मोल ने क्रिया कर ली इसके ने, अरे 0.1 तो था ही, उसमें से मान लो एक्स मोल ने क्रिया कर ली, तभी तो ये उत्पाद बनेगा, तो क्या हो जाएगा 0.1। अब देखो इसका गुणांक यदि क्या होता आपकी, अरे इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक एक ही होता, तो तुम्हें एक्स घटा था, अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना, ऐसा मान लिया अपन, अरे एक मोल से कितना x गया, तो 2 मोल से 2x, तो यहाँ एक मोल की जगह 0.1 मोल प्रति लीटर है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये 0.1 माइनस क्या होगा आपके, अरे 2x, माइनस क्या हो जाएगा 2x,
ऐसे इधर भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक यदि एक से ज्यादा होता है तो उससे उसको गुणा कर देते हैं हम, जो भी क्रिया कर रहा है उससे या जो उत्पाद बन रहा है उससे। लेकिन यहाँ तो गुणांक एक ही है, तो इसका मतलब ये तो आपके एक्स ही रहेगा, ये आपके एक्स रहेगा, और वही मोल प्रति लीटर में था, ये मोल प्रति लीटर तो चल ही रहा है। अब देखिए हमसे इसने क्या कहा, अरे वियोजन की मात्रा अल्फा क्या होगी, वियोजन की मात्रा, अरे एक्स माना है ना, ऐसे चाहो तो आप अल्फा मान सकते हो इसको, इसने यही तो कहा है पात्र में लिए जाए तो वियोजन की मात्रा क्या होगी। इसको देखो आप ऐसे कहते हैं, देखो एक बार इससे आप निकालें, देखो चलो इससे यदि मैं क्या निकालू यहां से, पहले तो देखो साम्य स्थिरांक अगर निकालें अपन, अरे साम्य स्थिरांक यदि अपन निकालें यहां से, तो वियोजन की मात्रा क्या होगी। साम्य स्थिरांक देखो के निकालें अगर अपन, के निकाल लो, केसी निकाल लो, तो क्या होगा आपके, अरे N2 की कंसंट्रेशन, N2 आपका प्रोडक्ट है, O2 की कंसंट्रेशन, और अपॉन क्या होगा, अरे NO की कंसंट्रेशन, उसकी पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, क्यों मुझे यहां, अरे यहां से अगर मैं निकालूंगा ना, यहां से मुझे केसी चाहिए, क्यों केसी बराबर क्या होगा, भाई इसने यही तो कहा है सांद्रताओं के साथ किसी सीलबंद पात्र में इसको लिया है, सीलबंद पात्र में लिया जाए तो वियोजन की मात्रा क्या होगी, तो केसी बराबर क्या होगा, अरे वही क्या हो जाएगा आपकी x इंटू एक्स, अरे उत्पाद की सांद्रता होगी ना, और अपॉन क्या हो जाएगा आपकी, अरे ये 0.1 माइनस 2x, और इसका क्या हो जाएगा, अरे स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्यों इसका गुणांक 2 है ना, अरे ये ऐसे यहां से ये कितना x, ये कितना है x, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और अपॉन एनओ का स्क्वायर, तो एनओ इतना है, अरे टी टाइम पे बात कर रहे हैं अपन, कौन से टाइम पे बात कर रहे हैं, टी टाइम पे बात कर रहे हैं। अब केसी नहीं मेरे पास, तो केसी में इधर से निकाल सकता हूं, केसी क्या हो जाएगा, अरे N2 कितना है अपने पास, N2 देखो आप 3 गुना 10 की पावर माइनस का, अरे 3, और ये भी कितना है आपके, अगला कितना है O2, अरे O2 है आपके 4.2 गुना 10 की घात माइनस का 3, ये लो इतना हो गया, अपॉन NO कितना है, NO आपके 2.8 गुना 10 की घात क्या है आपकी माइनस का 3, और ये क्या हो जाएगा आपके स्क्वायर, ठीक है ना, 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखें आप, वैसे देखें आप, तो देखो यहां से, अरे ये देखो आप यहां से देखो 10 की घात माइनस 3 है ना, अब यहां से देखें आप तो देखो इसको, अरे इससे गुणा करो आप, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये घात, और इधर भी देखो गुणे में है, आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो एक तरीके से क्या हुआ, अरे ये घात घात तो सारी खत्म होगी, अब बचा क्या हमारे पास, एक तो 3, एक 4.2, और एक 2.8 का स्क्वायर, और इस 2.8 के स्क्वायर को भी अगर काटना चाहें आप तो कैसे काट सकते हैं, अरे 14 दूना 28 और 14 तिया 42 हो गया, और एक और बच रहा भी ध्यान, अरे एक 2.8 और बचेगा ना, अरे स्क्वायर है नहीं, तो वैसे काटना चाहें अपन इसको तो लगभग में काटे, देखो तो 3 से 3 नाम 27, अरे 2.7 होता है, 2.7 तो 0.9 के समथिंग कट जाता है, अरे ये 2.7 होता है ना, 0.9 के समथिंग इसको काट देते हैं, और इससे इसको काटें तो कितना हो जाएगा, अरे ये 0.3 के समथिंग हो गया, 0.3, 0.3 का मतलब क्या है, 3 दूनी 6, ये गलती तो नहीं हुई कोई, एक सेकंड देखो उसको दोबारा से काटते हैं, इसको अलग से लेके काटते हैं, देखो ना ऐसे मिस्टेक होने की संभावना, एक सेकंड देखो, अरे इससे करो देखो, 3 गुना क्या है आपके 4.2, और ये क्या है 10 की घात माइनस का 6, और अपॉन में क्या चलेगा, अरे 2.8 गुना 2.8, ठीक है ना, और गुना 10 की घात क्या हो गया, ये माइनस का 6, क्यों पावर की पावर गुना हो जाएगी ना, और ये बराबर क्या चल रहा है केसी,
जो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 गया, इससे तो ये गया। अब ये 14 से काटो इसको, 14 तिया 42 और 14 दूना अरे 28, क्यों 10 से 10 गया ना, इसलिए। अब क्या बचा, वो 3 तिया 9 और इसको देखे तो 28 दूना 56, यानी ये तो 9 है और ये क्या है आपके 5.6, मीन्स यहां 0 लगा दो, 56 एकम 56 और आपके कितना 34, 340 और 340 का मतलब 50, ये लो लगभग 1.6 हो जाएगा, ये लगभग कितना हो जाएगा 1.6, यानी ये हमारा आंसर आ गया 1.6 के समथिंग। अरे 1.6 के समथिंग हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 1.6 के समथिंग, क्या आ गया बच्चों, अरे आंसर आ गया हमारा यहां से, ये कैसे, ठीक है ना। अब सुनो आप आगे, भाई ये वियोजन ही तो हुआ है यहाँ, वियोजन तो वियोजन की मात्रा ही पूछ रहा है ये। अरे वियोजन की मात्रा का मतलब एक्स, इसने अल्फा क्या रखा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अरे इस एक्स की जगह ये लो मैं अल्फा लिख दूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये लो एक्स की जगह आप अल्फा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। कि मान लो अरे किसी टी टाइम पर कितना अल्फा वियोजित हो गया, तो ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो हमसे ये कह रहा है कि वियोजन की मात्रा अरे कितनी होगी, यानी अल्फा कितना होगा। तो यहां से देखो आप, तो फिर इसको भी मैं क्या कर दूं, अरे इसको भी मैं यहां से क्या कर दूं बच्चों, इसको भी अल्फा 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 कर दूं, ये लो, ताकि फिर आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये अल्फा और ये अल्फा इंटू अल्फा, तो ये क्या बन गया देखो इधर, अरे ये अल्फा स्क्वायर बन गया आपके, और अपॉन ये क्या है 0.1 -2 अल्फा, और उस पूरे का क्या है अरे स्क्वायर, ऐसे तो है ही। और इधर केसी का मान कितना आ गया, अरे ये केसी का मान इधर से आ गया नहीं 1.6, इसको रखो आप, ये 1.6 मीन्स केसी का मान 1.6 हो गया। तो यदि मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, अरे दोनों तरफ मैं रूट कर दूं, दोनों तरफ मैं क्या कर दूं रूट, दोनों तरफ रूट कर दूं, तो देखना, अरे इधर भी रूट कर दिया मैंने और इधर भी मैंने क्या कर दिया रूट कर दिया, और जैसे ही रूट करूंगा मैं तो देखना ये तो कितना हो जाएगा आपकी 4×4 = 16, 1.6 है नहीं, 0.4 × 0.4, ये कुछ गलत हुआ है क्या, 1.6, केसी बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन 0.1 इंटू ये, इधर से ये हट जाएगा फिर ये 1.6 का क्या होगा, ये 1.6 ही आ रहा है क्या, एक सेकंड 1.6 ही आ रहा है वैसे तो, ये क्या था अपने पास 1.6 मीन्स यहां अपन ने 1.6 रखा है, 1.6 उसका अंडर रूट लेंगे तब तो वो तो सही है। चलो एक है ना, ये 160 हो गया ना एक तरीके से, अरे 1.60 मान लो इसको ना, अरे ये इसको 1 पॉइंट मान क्या लू भाई, इसको 1.60 लिख सकता हूं मैं, 1.60 का मतलब अरे मैं ऐसे कर दूं 1.4 गुणा 1.4, तो 14 क्या होता है आपके 196 होता है, और 12 12 144, 13 13 169, 12 12 144, 13 13 169, लगभग ये 1.3 के समथिंग आ जाएगा, 1.3 के समथिंग, 1.3 से थोड़ा कम आ जाएगा, चलो देखते हैं अभी इसका करते हैं, ये लो इसका भी रूट कर दो आप, उसका भी रूट, तो इसका तो लगभग कितना हो रहा है 1.3 से कम हो रहा है, यानी 1 पॉइंट मान लो अरे 2.8 के समथिंग कह देते हैं, 2.8 क्या, थोड़ा सा और कम कह दो, 2.6 के समथिंग कह देते हैं, ठीक है ना। अरे लगभग आंसर देख लेते हैं, तो इधर से रूट किया उसका भी रूट किया, उसका रूट करूंगा
तो अल्फा स्क्वायर का तो क्या बच जाएगा आपकी, अरे अल्फा बच जाएगा अपॉन, और ये यहां से ये स्क्वायर हट जाएगा, अरे इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका 0.1 -2 अरे अल्फा, इतना ही बचेगा। तो यहां से देखो आप क्या हुआ, इससे इसको गुणा कर लो, तो ये 0.12 अरे 6 हो गया आपके, बराबर क्या है, या बराबर क्या, माइनस ये कितना होगा, अरे इससे इसको गुणा करो, 126 का मतलब 2.52 और अल्फा, और बराबर क्या हो जाएगा आपके अल्फा, बराबर अल्फा हो जाएगा ना, ये सही है क्या, हाँ, इस अल्फा को उधर ले जाओ तो वो कितना हो जाएगा 2.52 और एक 3.52 अल्फा, मीन्स 3.52 अल्फा बराबर कितना है आपके, अरे 0.126, अल्फा बराबर कितना होगा 0.126 अपॉन 3.52, इससे आंसर कौन सा मैच कर रहा है देखो आप, इससे आंसर मैच कौन सा करेगा, एक सेकंड, 126 दूना 252 होता है ना, 3 चौकू 12, ये आंसर तो मैच किया नहीं भी, क्या चक्कर पड़ा है, एक सेकंड में इससे कैलकुलेट करता हूं, देखो ये कितना आ रहा है, जीरो पॉइंट 126 अपॉन में 3.52, ये तो 0.03, इतना आंसर तो आ ही नहीं रहा अपने, एक मिनट, इतना आंसर तो आ नहीं रहा, ये तो सही है, अल्फा स्क्वायर अपॉन, ये 1.6 तक तो सही है, हाँ भाई, इसमें देखो एक बार मैं भाग देता हूँ ना, इसमें ये आपके इससे गुणा किया तो ये हो गया आपके सही, और हाँ ये सही, 1.26 2.52 अल्फा बराबर अल्फा, तो ये कितना आ रहा है आपके, तो एक सेकंड अपन इसको ऐसा कर लेते, तो वो 16/10 बराबर ये कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन, अरे 0.1 -2 अल्फा, यहां से क्या करें अपन, ये तो 4 हो गया, और ये लगभग, वो तो 4, और ये 3.14 बराबर अल्फा अपॉन, अरे 0.1 -2 अल्फा, और इससे इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
3.14 अल्फा बराबर क्या है, अरे 0.4 माइनस 8 अल्फा, और इसको इधर लाऊंगा तो 11.14 अल्फा बराबर 0.4। तो इससे मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ रहा है, 0.4 को अगर अपन भाग लगाएं, देखो ये कैलकुलेशन का सवाल तो है ही भैया ना, ऐसे सवाल थोड़े से स्किप करने के होते हैं ना। 0.035 9 के समथिंग हो रहा है, 0.0359 के समथिंग। एक सेकंड, 11.16 वो तो सही है अल्फा, 0.4 में हाँ भाई, यदि NO के 0.1 मोल प्रति लीटर को सीलबंद पात्र में लिया जाए तो वियोजन की मात्रा अल्फा क्या होगी। अल्फा, हाँ देखो, इसको मैं यहां से है ना इरेज करता हूं, 0.0359, तो ये अपना कितना होगा, 0.0359, ये हो जाएगा आपके 0.0359। ठीक है ना, ये अल्फा आ गया अपने पास, ये कितना आ गया अल्फा, तो 0.1 माइनस ये 2 अल्फा कर दूं मैं, अल्फा ही आ गया ना, तो 0.0 अरे 3 0.0359, ये 0.07, हाँ देखो, ये आपका आ गया कितना, इतना। हाँ, इसमें देखो थोड़ा टाइम लग गया ना, अब देखो, अब टाइम लगेगा, देखो। हाँ, इसने हमसे क्या पूछा, देखो भाई ये अभिक्रिया दे रखी थी, और यदि NO के 0.1 मोल प्रति लीटर को सीलबंद पात्र में लिया जाए तो वियोजन की मात्रा अल्फा क्या होगी, यानी इसका वियोजन कितना होगा। भाई ये टूट के तो वो दे रहा है N2 और O2, तो ये 0.1 में से कितना, अरे 2 अल्फा वियोजित हुआ है ना, कितना 2 अल्फा, और अल्फा हमारे पास तो यहाँ ये आ गया, अरे अल्फा तो हमारे पास ये आ गया ना, तो वो कितना वियोजित हुआ है, अरे वियोजन की मात्रा अल्फा की मात्रा बराबर कितना है, वहां रख दो आप, अरे 2 इंटू, एक सेकंड, वियोजन की मात्रा, अरे वियोजन की मात्रा, ठीक है ना, बराबर क्या होगा, अरे 2 अल्फा थी नहीं, एक सेकंड, अरे वियोजन की मात्रा कितनी है भाई, 2 अल्फा, कितनी है 2 अल्फा, 0.1 मोल था, उसमें से वियोजित कितना हुआ, ये
टू अल्फा वियोजित हो गया ना, तो जितना ये वियोजित होगा उतना ही ये बन जाएंगे। तो इसका मतलब वियोजन कितना हुआ यहाँ से 2 अल्फा, तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो, 2 अल्फा यहाँ से आ गया, कितना है, अरे 0.359। ये कितना हो गया आपकी, लगभग इसको गुणा करेंगे तो 0.359 है नहीं, यहां से इसको अगर गुणा करें अपन 2 से, तो ये 0.0 है वो। ये एक बार कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो रही है, ये कितना आ रहा है हमारे पास, 0.07। 0.07 आ रहा है अपने पास ही। यानी यहां से एनओ का जो वियोजन है ना, ये कितना आ रहा है आपकी, एनओ का वियोजन है ना, एनओ का वियोजन की मात्रा 2 अल्फा, ये 0.07 हो गया ना। अब आगे क्या कह रहा है ये, आगे अगर इनके वियोजन की बात करें ना, इनका वियोजन, इनका तो अल्फा हो रहा है ना, अल्फा क्या, वैसे तो अरे कंसंट्रेशन से इसको गुणा करेंगे अपन तो ये सी अल्फा बन जाएगा, यानी एक तरीके से वियोजन की मात्रा बराबर क्या होगी भाई, अरे सी अल्फा। क्यों, अरे ये हमारे पास क्या है, मोल प्रति लीटर है ना वो, एक सेकंड, हाँ देखिए, तो इसको अगर सॉल्व करें अपन ना, तो ये वैल्यू है ना, एक सेकंड, ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी, अरे 0.07 आएगी, 0.07 के समथिंग आएगी है ना, 0.07। तो वियोजन की मात्रा क्या होती है, अरे वियोजन की मात्रा क्या होगी यहां से सी अल्फा, वियोजन की मात्रा क्या होगी यहां से सी अल्फा, वियोजन की मात्रा बराबर क्या है सी अल्फा, ठीक है ना, ये सी अल्फा होगी, तो सी कितना है हमारे पास, अरे 0.1 इंटू ये कितना है आपका, अरे 0.07, तो ये लगभग कितना आ जाएगा आपके 0.7 के समथिंग, और 0.7 कहां आ रहा है हमारा, अरे यहां आ रहा है, दोबारा देखिए आप, अरे इसको सॉल्व करेंगे ना अपन, तो ये 0.03 नहीं आ रहा था, नहीं, ये 0.07 आएगा भैया ना, अरे 0.07 आएगा ये, तो वियोजन की मात्रा क्या होती है सी अल्फा, अरे सी अल्फा, ये भी सी अल्फा, और ये सी में से 2 अल्फा घट गया, अरे इसको सी में से क्या घट गया, ये 2 अल्फा आपके क्या हो गया, ये घट गया, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल होगा भैया ना।
ये लो। अगला देखिए 89 की बात, 90 देखिए अब 90। देखिए 90 में क्या होगा, सुनो, दी गई अभिक्रिया के लिए, दी गई अभिक्रिया के लिए क्या दे रखा है इसने, KMnO4H+, यानी ये एसिडिक मीडियम दे रखा है ना, और एसिडिक मीडियम में अरे KMnO4 है ना आपकी, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है भैया, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और ये KMnO4 है ना आपके, जैसे अपन ओजोन अपघटन करवाते हैं ना, ऐसे अभिक्रिया कर देगा, ये डबल बॉन्ड को काट देगा और उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, यानी वही पीछे जो हमने ओजोन अपघटन किया था ना उसके जैसा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देगा। तो इसका भी एल्डिहाइड, इसका भी एल्डिहाइड, पर वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई, एसिड में। तो हमारा एसिड वाला ऑप्शन कौन सा, एक ही ऑप्शन है, या तो एल्डिहाइड तक कर रखा है, ये गलत, ये गलत, ये डबल बॉन्ड को कट करेगा, क्लीवेज कर देगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा, कौन, एसिडिक KMnO4। तो मुख्य उत्पाद कौन सा है, एसिड वाला, ये तो एल्कोहल है, ये भी नहीं होगा, वो एल्डिहाइड तक छोड़ दिया, उसका तो क्या बना दिया इसने, कीटोन बना दिया इसे, डाइकीटो। अगला देखिए लेंथेनाइड आयनों का वह युगल जो प्रतिचुंबकीय है भैया ना, अरे लेंथेनाइड आयनों का वह युगल जो कैसा है, प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या है, उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अरे नहीं है, तो देखो आंसर तुम्हारा यहीं से आ जाएगा, अरे Ce+4, सीरियम के पास वैसे कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने 4, 4 कैसे हैं, अरे डी में तो 1 होता है, और एफ में क्या है आपके 1, और एस में 2, यानी इसका ऐसे है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अरे 4f में तो 1, और 5d में आपके 1, और 6s में कितने हैं 2, तो 2 2 4, 4 के 4 निकल गए, और आगे क्या है इसके जेनॉन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो तो जेनॉन के जैसा हो गया ना, और जेनॉन के जैसा हो गया, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसमें देखो एटरबियम, देखो ये भी सबसे लास्ट में है, और इसका भी क्या होता है, अरे 4f14, और आगे क्या है 5d में 0, और 6s में, अरे 6s में 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे F तो कंप्लीट भरा हुआ है, F से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 2 निकलेंगे तो क्या है, F तो कंप्लीट भरा हुआ है ना, तो यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसा है 0, और इसमें भी देखो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, जेनॉन के जैसा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखो आगे, यहाँ तो सीरियम +3 है, अरे +4 में क्या है 4 निकले, +3 में तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से निकलेगा, तो इसके पास तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भी है ना, अरे इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, अरे उपस्थित है भैया ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसा है बच्चों, अरे उपस्थित, ये लो, इसके पास तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, उपस्थित है। तो जब इसने तो कहा है युगल दोनों के पास नहीं होने चाहिए, और देखो यहां से अगर आप गैडोलिनियम को देखो, तो गैडोलिनियम भी क्या होता है आपकी, अरे गैडोलिनियम में आपके पास होता है 4f7, और 5d में 1, और 6s में 2। तो इसका मतलब गैडोलिनियम +3, भाई +3 का मतलब क्या है, अरे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 1 यहां से निकले, दूसरे पेन से करता हूं देखो, भाई इसने प्रतिचुंबकीय पूछा है ना, यहां से निकले, यहां से निकले, तो अभी भी F में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मतलब ये तो कैसा है, अरे ये भी अनुचुंबकीय है। इधर देख लो आप प्रोमीथियम और समेरियम, प्रोमीथियम के पास कितने हैं, अरे इसके पास है आपके कितने 4f में 3 इलेक्ट्रॉन है, और 5d में 0, और 6s में कितने हैं 2। तो प्रोमीथियम +3 का मतलब क्या है, 2 इधर से निकलेंगे 1 इधर से, तब भी इसके पास कितने 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्यों 54, और 3 और 2 5, तो 54 5 59 हो गया ना, और प्रोमीथियम 59 ही होता है। तो इसका मतलब अरे इनके पास कहीं न कहीं क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है किसी एक के पास, दोनों के पास भी हो सकता है, पर मैंने एक चेक कर लिया, आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं। वैसे देखो यूरोपियम है, इधर इधर भी यूरोपियम है, चेक कर लो आप चाहो तो ना, मैंने एक चेक कर लिया, अरे एक में ही अगर मान लो है, तो इसका मतलब दूसरे में है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो प्रतिचुंबकीय नहीं है। ये तो कह रहा है युगल का युगल है ना, दोनों की दोनों कैसे होने चाहिए आपके प्रतिचुंबकीय, मैंने चेक कर लिया ना, आपको बता दिया। इसमें देखो आप, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, आपको पता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में बने उत्पाद ए और बी क्रमशः है, अरे ये एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 हो रही है, तो हमको पता है ना साइड प्रोडक्ट जो बनता है, अरे इसके अंदर H3PO3 बनता है भैया ना,
क्या बनता है, H3PO3 बनता है। और ये कह रहा है एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करवा रहा है, तो इसमें क्या बनता है आपके, अरे POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या है आपके, अरे इसका नाम है बच्चों फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, अरे फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम है। और वैसे देखो आपने अभिक्रिया करवाई होगी, अरे ये ROH और ये PCl5, चाहो तो ऐसे लिख लो ClCl, और इसके पास कितने, अरे ये आपके 5 Cl है, इसकी कटिंग कर दो आप ऐसे, अरे इसकी कटिंग कर दो ऐसे, तो देखो क्या बना, POCl3 बन गया नहीं ये। और उसमें तो सिंपल है, देखो उसकी भी करना चाहो आप तो उसमें कैसे होगा, अरे 3 मॉलिक्यूल है ना यहाँ किसके, एल्कोहल के काम आते हैं, और ये PCl3, तो इससे क्या बनने वाला है, अरे 3RCl, और साथ में क्या बनता है, H3PO3। आपको रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रख लो पहले, अरे पहले एक एल्कोहल लिखो आप, और आपको ध्यान क्या रखना है कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब भी किससे करवाते हैं अपन, अरे PCl3 से, तो H3PO3 साइड प्रोडक्ट बनता है, क्या H3PO3 क्या बनता है, साइड प्रोडक्ट। इसका नाम है आपके, है ना, फॉस्फोरस, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ये ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड है, और वो फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड है। तो ये वाला देख लो आप, ए और बी क्रम से है, क्रम से का मतलब जो पहले लिखा हुआ वो पहले, और जो बाद में लिखा हुआ वो बाद में। तो पहले कौन लिखा हुआ है, ए कौन है, ए तो आपके H3PO3, और बी कौन है, POCl3। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, अरे यही है ना, सही है। सेकंड थर्ड में तो ऐसा दे रखा है, फोर्थ में तो H3PO4 दे रखा है, गलत है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको H3PO3 और H3PO4 में क्या बनता है, H3PO3, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्या है, हाँ जी, अगला देखिए, तो नीचे कुछ धनायन दिए गए हैं ना, अरे नीचे कुछ धनायन दिए गए हैं, अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण के उपयोग द्वारा उन्हें बढ़ती हुई समूह संख्या 0 से 6 तक, यानी 0 ग्रुप से लेके आपको छठे ग्रुप तक, कौन से, ये आपके बेसिक रेडिकल है ना, क्षारीय मूलक या क्या तो धन मूलक, इनको व्यवस्थित करना है। देखो हमको पता है ये, अरे ये आपका सेकंड ए में आता है भैया, ये आपका थर्ड में आता है, ये फिफ्थ में आता है, और ये मैग्नीशियम तो सबसे लास्ट में सिक्स्थ में आता है, और ये कहाँ है आपका, अरे ये फोर्थ में है आपका। तो अब देख लो आप, बढ़ते क्रम में कह रहा है 0 से 6 तक, तो बढ़ते का मतलब सेकंड ए, यानी आपके बी यहां आ रहा है, बी यहां आ रहा है, इसका मतलब ये गलत, ये गलत। फिर कौन आएगा, बी के बाद ए, ए इसमें आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, इसका मतलब ये गलत, तो सही आंसर हमारा यही है। वैसे भी देख लो, बी, ए, उसके बाद डी, फिर सी, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपके ई। अब ये तो आपको ना बिल्कुल याद होना चाहिए ना, ये सवाल पहले पूछा है आपके 2025 वाले में, 25 वाले पेपर में भी पूछा है, ये 24 में पूछ लेते। ये आपके ना जो आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है ना आपकी इनऑर्गेनिक वाली, तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के नाम से उसमें है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक तो ये दे रखा है कि ये एक होमोलैक्टिक संकुल है, बिल्कुल। अगर सीएमआई से जुड़े हुए केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए सारे लिगेंड कैसे होंगे, एक जैसे, तो होमोलैप्टिक होता है, और एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड जुड़े होते हैं तो हेट्रोलैप्टिक होता है। तो इसने कहा ये वाला कैसा है, अरे एक हेट्रोलैप्टिक संकुल है, क्यों, 4 एक जैसे, 2 एक जैसे, तो इसका मतलब नीचे वाला हेट्रोलैप्टिक संकुल है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, करेक्ट। आगे देखो, संकुल CONH3 का होल 6+3 में केवल एक प्रकार के क्या है, लिगेंड है, सही है, सही है भाई, ये होमोलैप्टिक है ना, ये हेट्रोलैप्टिक है, तो इसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड है, सही है। और इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है, अरे एक से अधिक प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, तो एक से अधिक प्रकार के तो हैं, 2 प्रकार के हैं, तो इसका मतलब, अरे कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, अरे सही, ये भी करेक्ट। इसका मतलब पहला गलत, ये गलत, दोनों सत्य। और देखो ज्यादातर आधे दोनों सत्य वाले हैं ना, वो आपके बी ऑप्शन ही रख रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन क्या रख रहा है, दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 94 हो गए आपके क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन देखिए। अगला
अगला क्या है सुनिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, देखो एक यौगिक एक्स में ए 32%, बी 20% और शेष कौन है सी। अरे एक तो ए है आपके, एक बी है, और एक कौन है सी। ए कितना है 32, बी कितना है अरे 20, ये परसेंट और ये भी परसेंट, और शेष सी है। तो इसका मतलब 32 और कितना 20 52, 100 में से घटा लो तो ये कितना 48, सी कितना है 48%। अब इसने कहा है दिया गया आणविक द्रव्यमान, ए का आणविक द्रव्यमान कितना है 64, इसका 40 और इसका कितना है अरे 32। ठीक है, यू का मतलब तो एक एटम का, अरे यू का मतलब है एक एटम का, तो ग्राम में दे दे इसका मतलब वो आपके क्या है अरे एक मोल का। अब आप क्या करो, अरे जितना जितना परसेंट है उतना उतना ग्राम होगा, क्यों 100% का मतलब 100 ग्राम मान लो आप चाहो। अब क्या करो, आप इसमें इसका भाग लगा दो, उससे मोल आ जाएगा। तो 32 में 64 का भाग लगाएंगे, अरे तो ये आधा मोल, आधे मोल का मतलब 0.5, ये भी आधा और ये भी क्या है अरे ये भी आधा, आधा होगा जरा। 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी ये 1.5 हो गया आपकी, आधा नहीं भी, ये कितना है आपके 1.5, यानी 48 में 32 का भाग लगाना आपको। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसका सब में भाग लगा दो, एक एक, और ये कितने बार 3 बार। अब गुणा कर दो आप मूलानुपाती सूत्र के लिए, तो अरे मूलानुपाती सूत्र के लिए क्या करो आप तत्वों को, अरे ये अपेक्षिक संख्या जो आती है ना उससे गुणा कर दो आप। ए एक ही है, बी भी क्या है एक, और सी कितना है 3। इसने हमसे ये तो पूछा है, तो एक्स का मूलानुपाती सूत्र क्या है अरे ए बी सी थ्री, ए बी सी थ्री, ये ए बी सी थ्री, ये मूलानुपाती सूत्र है सिंपल। आगे देखिए अगला, ये सवाल बढ़िया, देखो अगला बोला किसी विलयन के लिए परास्तरण दाब पाई और सांद्रता यानी मोल प्रति लीटर में क्या खींचा गया है, एक आरेख खींचा गया है जो एक रिजु रेखा देता है। अरे रिजु रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन है, इंग्लिश में लिख रखा है देखो आपके स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सीधी रेखा। ये देखो एक रिजु रेखा का मतलब क्या है, ये रहा देखो, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, स्लोप दे रखा है ना, स्ट्रेट लाइन आ रही है सीधी लाइन, किस किसके बीच अरे पाई के, अरे इस पाई के और सी के बीच में ग्राफ खींचने, तो ये कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, जिसका ढाल स्लोप कितना है, अरे मान लो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गई है ना, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप और इसका स्लोप दे दिया इसने हमको, ढाल कितना अरे 25.73, 25.73 लीटर बार मोल इनवर्स, वह ताप जिस पर परास्तरण दाब मापा गया है। अरे देखो परास्तरण दाब क्या होता है, पाइस्कल टू सीआरटी होता है नहीं होता है। तो इसने क्या कर दिया, अरे एक्स एक्सिस पे इसको ले लिया, वाई पे इसको ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया इसके पास दाब, और हमको पता है ये तो क्या है वाई और ये क्या है एक्स, और एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वही तो हमारा स्लोप होता है, अरे वही तो स्लोप होता है। तो इसने हमसे ये टेम्परेचर पूछ लिया बस, तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे आर टी बराबर कितना है, अरे स्लोप कितना है हमारा 25.73, ये तो हुआ। अरे ये क्या है, ये एम, ये पूरी वैल्यू क्या है एम, एम का मतलब स्लोप, तो स्लोप तो बोला ना, तो आर टी बराबर क्या है इतना। तो हमसे पूछा है इसने क्या कि वह ताप जिस पर परासरण दाब मापा गया है, तो टेम्परेचर निकाल लो यहां से, टी बराबर क्या है अरे 25.73 अपॉन आर, आर नीचे आ जाएगा, तो आर कितना दे रखा है अरे 0.083, 0.083। अब इसको देख लो आप, अरे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर से 2 जीरो नीचे और 3 ऊपर जाएगी, तो मैं एक ही ऊपर भेज दूं सीधे, या एक क्या भेजो आप ऐसे करो ना, अब तो एक भेजो मत ना, अरे यहां से दशमलव को हटा दो, तो ये वाला दशमलव कहां जाएगा, यहां से हटके, अरे यहां जाएगा, ये 8.3 बन गया, वो 2573 है, अरे 8 या 24, इसका मतलब 300 से ऊपर आएगा ये, अरे 300 से ऊपर आएगा, लेकिन ध्यान रखें किसमें आएगा, अरे ये देखो केल्विन इनवर्स में दे रखा है, तो ये टेम्परेचर जो आएगा ना, अरे ये केल्विन में आने वाला है 300 से ऊपर, और 300 का मतलब क्या होता है, अरे 27 डिग्री सेल्सियस जोड़ दो 273 में, तभी तो 300 केल्विन होगा, इसका मतलब 300 से ऊपर आंसर आ रहा है, इसका मतलब इधर तो सेल्सियस में दे रखे हैं, तो 310 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ध्यान रखें, इधर 12 भी नहीं होगा, होगा क्या, और 25.73 अरे ये भी नहीं होगा, क्यों,
मैंने क्या कहा था, 8 × 24, 8 क्या हो रहा है 24, यानी 300 से ऊपर आ रहा है, 300 केल्विन, केल्विन में आ रहा है। ये तो कितना है 73, 25, 298, 99 समथिंग हो रहा है, वो 300 से ज्यादा आएगा। तो एक ही ऑप्शन है कौन सा, अरे 37 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा ये 300 आपके 10 हो जाएगा, 310। कैलकुलेशन करके देख लेना आप, कैलकुलेशन करके देख लेना आप, ठीक है ना। आगे देखो अगला, ये इसने दे दिया, देखो अरे एल्किल आयोडाइड दे दिया, NaCN से अभिक्रिया करवाइए। NaCN का मतलब अरे Na+Cn-, तो यहां से क्या बनने वाला है, अरे यहां से बनने वाला है CH3 CH2, और ये CH2, और ये क्या है अरे Cn। और आगे देखो इसने क्या किया है, अरे आंशिक जल अपघटन करवा दिया। साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करवाते हैं एमाइड बनता है, और पूर्ण करवाते हैं तो एसिड बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंशिक जल अपघटन करवा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बना रहा है यहां से, अरे CH3 CH2 CH2, और ये CO और NH2। और आगे देखो, अरे आगे क्या किया इसने, NaOH और Br2, यानी हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया लगा दी इसने, हाफमान ब्रोमेमाइड निर्णीकरण अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहां से क्या करते हैं हम सीधे ही, अरे सीओ को हटा देते हैं, एमाइड से एक कार्बन कम का एमीन बना देते हैं। तो ये एमीन क्या हुआ आपके, अरे CH3 CH2, और ये CH2, और ये NH2, यानी आपकी प्रोपेन एमीन बन गई। या देखो अल्फा ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड बना रखा है, गलत है, ब्यूटिल एमीन, ब्यूटिल नहीं है भैया ना, ब्यूटेन एमाइड, एमाइड तो यहां बना है, प्रोपिल एमीन साधारण नाम दे दिया इसने। तो ये क्या हो जाएगा आपकी प्रोपिल एमीन, अरे एन प्रोपिल एमीन, या सिंपल प्रोपिल एमीन कह दे। अगला देखिए, अगला क्या है आंसर हमारा, अरे मोहर लवण दे रखा है, देखो मोहर लवण, मोर लवण लिख रखा है ना इसमें, मोर लवण, ये मोहर लवण है, फेरस अमोनियम सल्फेट। अरे ऐसा NH4 का ऑल्ट्राइस SO4 FeSO4 डॉट NH4 का ऑल्ट्राइस SO4 डॉट 6H2, ये आपके मोहर लवण है। तो ये कह रहा है इस मोहर लवण की विरचन के दौरान, यानी इसको बनाने के दौरान निम्नलिखित में से किस अम्ल को Fe+2 आयन के जल अपघटन को रोकने के लिए मिलाया जाता है। Fe+2 आयन के जल अपघटन को, यानी Fe+2 आयन का क्या नहीं हो, अरे जल अपघटन नहीं हो, इसको रोकने के लिए मिलाया जाता है। तो इसमें कौन सा एसिड मिलाते हैं, अरे देखो ये वाला एसिड मिलाते हैं इसमें, कौन सा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, अरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। उसका कारण क्या है सुनो, इसका कारण ये देखो, अगर आपने मान लो अरे नाइट्रिक एसिड मिला दिया, ठीक है ना, तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, अरे ये हमको क्या देगा H+ और NO3-, नाइट्रेट आयन दे देगा। और हमको पता है, अरे ये सवाल जो है ना आपके, टाइट्रेशन करते हैं आप, कैसा 12th क्लास में क्या करते हैं, टाइट्रेशन अनुमापन करते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं आप, अरे KMnO4 लेते हैं, क्या लेते हैं KMnO4। तो इसका मतलब यहां, अरे एक तो क्या है आपके पास KMnO4 का मतलब MnO4- आयन, और एक कौन है फेरस अमोनियम सल्फेट में, अरे ये फेरस आयन है। अब फेरस आयन का क्या नहीं हो, अरे जल अपघटन नहीं हो, उसको रोकने के लिए क्या मिलाएंगे, अरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो अरे यहाँ ये नाइट्रेट आयन जो है ना, ये तो कैसा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भैया ना, अरे ये कैसा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जबकि हमारे पास यहाँ अनुमापन में क्या करते हैं हम, अरे इन दोनों के बीच ही अभिक्रिया होनी चाहिए, MnO4- और Fe+2 के बीच। इसका मतलब अरे यहाँ ये तो +7 में है, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, किसका, सॉरी भाई, ये तो क्या करेगा, +7 है ना, उसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा भैया ना। अरे टाइट्रेशन में ये तो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और ये किसका करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। अब इन दोनों के बीच ही अभिक्रिया होनी चाहिए, कोई बीच में नहीं गया ना, अरे तीसरा नहीं है। अब अगर हम नाइट्रेट आयन ले लेंगे, नाइट्रेट आयन, और नाइट्रिक एसिड तो कैसा, अरे स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड है, तो ये क्या करेगा, अरे इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, किसका, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा Fe+2 का। तो फिर MnO4 बेचारा ये रिएक्शन कहां से करेगा, इसलिए इसको अरे नहीं मिलाते, ठीक है ना। फिर
तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो, ये तनु सल्फ्यूरिक को देख लो चाहो तो, ये सांद्र सांद्र है ना, तनु तो मिलाते ही, पर सांद्र में क्या है देखो, अरे कंसंट्रेट H2SO4 जो है ना आपका, अरे ये ऑक्सीकारक का काम भी करता है, इसका ऑक्सीकारक का काम भी करता है ये, और ये किसका काम करता है, अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है ये, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी करता है, निर्जलीकारक का काम भी करता है, दोनों ही काम करता है। अब आपने सोचा कि भाई इसने जाके तो क्या कर दिया, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसने ऑक्सीडेशन कर दिया इसलिए इसको नहीं मिलाया, तो अब की बार हमने H2SO4 मिला दिया। H2SO4 में देखो, अरे ये SO4-2 देगा, ये क्या देगा, SO4-2। अब आपने सोचा कि भाई यहाँ सल्फर जो है ना, अरे ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्यों, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है नहीं, अगर हाईएस्ट नहीं होती तब तो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर देता, पर ये काम तो नहीं कर रहा, चलो ये, पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम तो कर देगा। ये क्या करेगा, अरे यहां से ये जो MnO4 है ना, MnO4, ये MnO4-, और यहां से क्या करेगा, अरे ये H+ दे देगा, क्या दे देगा, H+, और जैसे ही ये H+ देगा तो ये बना देगा H2MnO4, ठीक है ना, H2MnO4, और H2MnO4 बनते ही कंसंट्रेट H2SO4 क्या कर देगा, यहां से, अरे कंसंट्रेट H2SO4 क्या कर देगा, अरे पानी निकाल देगा, जल, ये जल निकालने का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना ये, तो यहां से जैसे जल निकलेगा तो ये क्या बनेगा आपके, अरे Mn2O7 बनेगा, और ये Mn2O7 जो है ना आपके, अरे ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है ना, कैसा होता है, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक होता है ये धमाका कर देगा, इसलिए इसको भी हमने अरे नहीं मिलाया। अब बचा कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, अरे ये क्या देगा, Cl- देगा, क्या देगा, Cl-, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, और इसको ये क्या करेगा, अरे ये MnO4- है ना, ये MnO4-, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ना, तो इसको क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देगा, और क्लोरीन जाके क्या आगे फिर खुद ऑक्सीकारक का काम कर देगा, तो ये उल्टा मीडियम को और बिगाड़ देगा, कौन, क्लोरीन, इसलिए इसको भी हम नहीं लेते हैं। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल देखो, अरे ये H+ भी दे देगा, क्या दे देगा, ये H+ भी दे देगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी नहीं करेगा भैया, अरे किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी नहीं करेगा तनु सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट तो करता है, तनु नहीं करेगा, तो ये क्या कर देगा, अरे मीडियम को एसिडिक कर देगा, एसिडिक मीडियम हमको चाहिए ताकि इनकी अभिक्रिया आसानी से हो सके, तो कौन सा मिलाते हैं, ये मिलाते हैं तनु सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। आगे देखिए अगला, जब ताप को 27 डिग्री सेल्सियस से कितने से, अरे 27 डिग्री सेल्सियस से 57 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित किया जाता है, तब किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अरे अभिक्रिया के वेग 4 गुना का मतलब वेग स्थिरांक 4 गुना हो जाता है। इसने 2 टेम्परेचर दे दिया हमको, एक टेम्परेचर तो कितना दिया इसने, अरे 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, और 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब अरे 300 केल्विन, इतना ही हुआ ना, और इस पे इसने क्या कहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, यानी यहां K1 बराबर मान लेते हैं अपन K, ये लो। अब इसने कहा टेम्परेचर T2 बराबर कितना है, अरे 57 डिग्री सेल्सियस, और 57 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हुआ, 273 और 7 80 50 330, ये 330 केल्विन, और ये कह रहा है K2 कितना हो जाता है, अरे 4 गुना यानी 4K हो जाता है, तो ये कह रहा है सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए, और देखो R का मान दे रखा है इसलिए इतना, और log 4 का मान भी इसने दे दिया आपको कितना, 60-20, 60-20। इसको करिए सॉल्व, देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। अरे 2 टेम्परेचर दे और 2 वेग स्थिरांक दे दे, तो फिर हम क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे ज्ञात करते हैं, देखो ये फॉर्मूला है ना आपके पास, अरे log K2 अपॉन अरे K1 बराबर क्या है, EA अपॉन अरे 2.303 अरे R, और ये 1 अपॉन अरे T1 माइनस 1 अपॉन अरे T2, ऐसे फॉर्मूला है ये। यहां से देखो अरे log 4/1, K2 4 है, ये 1 है, और ये तो हमको निकालना ही है, E अपॉन 2.30 अरे 3, और R देखो कितना दे रखा है इसने, अरे 8.314 दे रखा है हमको, 8.314, और ये कितना है, अरे 1 अपॉन कितना है
T1 300 माइनस अरे 330। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है ना। ये तो log 4 बन गया, और log 4 का मान तो कितना है आपके पास, अरे 60-20। ये लो 0.6 रख देता हूं मैं, 60-20 का मतलब। और ये हमको अरे निकालनी है ये, और देखो ये 2.303 चल ही रहा है आपके। और देखो इसको जब भी सॉल्व करते हैं ना, इसकी जगह आप क्या रख लिया करो, यहां से 25/3 रख लिया करो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे। अरे इस आर की जगह क्या रख लो आप, 25/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे रह जाएगा। ये लो 25 नीचे 3 ऊपर, ये लो ये 3 ऊपर हो गया आपके। और आगे क्या है, अरे आगे देखो आगे क्या चल रहा है, ये तो चल जाएगा आपके 300 इंटू अरे 330, और इधर क्या होगा आपकी 330 माइनस 300, तो ये हो गया आपके 30। अरे ये हो गया आपके कितना, 30 हो गया ये आपके, ये आपके क्या हो गया 30। ये लो, अब क्या करो आप, अरे इसको काट पीट दो, कट जाए तो कट सकता है क्या, देखो अरे ये ऐसे है और ये ऐसे है ना। देखो 3 से इसको काटो, ये 0.2 बार कट जाएगा आपके, और ये कट जाएगा ना देखो, अरे इससे ये कट गया और इससे ये कट गया 11 बार, और ये कितना हो गया आपके 11 तिया 3300। या ऐसे करो ना, अरे 1 दशमलव से इसको काट दो, ये लो ये 0 कट गया, ठीक है ना भाई, ऊपर वाला सब कुछ कट गया ना। और क्या करो, अरे 25 दूना 50, ये 25 दूना 50, तो यहां से मैं ऐसे रख लू ना, अरे 5 रख लू, इसमें से मैं एक 0 को और उड़ा दूं, ये लो। अब क्या बचा आपके पास, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। अच्छा, अरे ये और बची अरे 11 तिया 33, या ऐसे कर लो ना, अरे 3 तिया 9, ये 6.9 के समथिंग हो रहा है, 3 तिया 9 है ना, 23 × 69, तो ये 9, ये इसको 7 मान लो, 7 पंजे 35, और 35 11 कितना हो गया 350, 385, यानी 385 के आसपास आंसर आ रहा है टाइम, 380। ये 0.7 कर दिया मैंने इसको ना, ये सॉरी 0.7 के 7 मान लिया था ना इसको, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, अरे 380.4। लेकिन एक सेकंड 380.4 नहीं, हमने एक गड़बड़ की है क्या, अरे हमने एक गड़बड़ ये किया ना, ये 380 के समथिंग तो आएगा ये, भाई 380 के समथिंग आ रहा है नहीं, अरे देख लो ना यार, 7 7 पंजे 35, और वो 385 के आसपास कर दिया था उसको मैंने ना, क्योंकि ये 0.7 मान लिया था ना, इसलिए 385 के आसपास। लेकिन वो किस में आएगा, अरे वो हमारा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ऐसे चल रहा है, यानी जूल पर मोल में आएगा ये, अरे ये जूल पर मोल में, ये किसमें है भाई, अरे जूल पर मोल में। और जूल पर मोल को किसमें चेंज करेंगे अपन, अरे किलो जूल पर मोल में, तो 1000 का भाग और लगा दो, तो 1000 का भाग लगाएंगे आप, तो कितना आएगा, अरे 300 मान लो 85 के आसपास चल रहा है, तो 1000 का भाग लगाएंगे आप, 3 3 का मतलब तो आंसर हमारा मैच ही नहीं किया। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं, सुनो, ये यहां तक आ गए ना, इसको हटाते मैं ना, इसको हटाता हूं मैं, और तो कुछ अपना रहा नहीं। चलो इसको मैं एक साथ लिखता हूं पहले ना, ये क्या गड़बड़ हुई थी, एक सेकंड, ये इसको सबको हटाता हूं मैं, ये 25 था ना, अच्छा ये तो सभी हट गया, चलो कोई बात नहीं। देखो एक सेकंड भाई, एक सेकंड ना, देखिए ये भी हट गया, 0.6 ले लिया अपन ने, 0.6, और ये लगभग कितना चल रहा है, इसको 25/3 कहा था अपन ने, तो 25/3 का मतलब 25 नीचे और 3 ऊपर, और इधर से ये क्या चल रहा है, अरे ये 30, और बटे ये कितना आएगा आपके 300 इंटू 330, ऐसे चलेगा ये, वो 330 300 जब 30 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर किसमें आएगा, अरे जूल पर मोल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो अपन,
पहले इससे तो इसको काट दो, इससे इसको काट दिया, 3 से इसको काटो 11 बार, और 3 से इसको काट दो पहले 100 बार। ठीक है ना, 100 बार काट दिया आपने। अब क्या करो आप, और चाहे तो 100 से देखो, या 100 से ऐसे करो ना आप, इसको देखो, मैं ये 2 जीरो काट देता हूं, यहां से दशमलव हटा दूं, ये तो 6 बन गया, और इसकी दशमलव को हटा के यहां लगा दूं मैं, ये 23 बन गया। अब बच्चा हमारे पास 23, ये और ये बच्चा 25। इसको मैं एक बार देखो ना, या इससे कर दो, देखो इससे 25 का 150, 150 तो ये चल रहा है, और ये अपन ने 23 बना दिया था, और बचा गया 25 का 150 और ये 11, और इसमें 1000 का भाग और लगाना भैया, अरे 1000 का, इससे इसको काट दो। अब तो ये आसान हो जाएगा, 23 से कम 23, और 23 और 2 25, और इसको गुणा कर देता हूं मैं 15 से, ये 2, 15 गुना 30 की 0, हासिल की 3, 15 5 75, 3 78 का 8, हासिल की 7, 15 गुना 30 और 7 37। ठीक है ना, और देखो 100 का भाग और लगना है, तो 37.80 के समथिंग आ रहा है, 37.80, लेकिन किस में आएगा ये, अरे ये किलो जूल पर मोल में आएगा भैया ना, किलो जूल पर मोल में आएगा। एक सेकंड भाई, ये क्या हुआ, अरे एक सेकंड, ये सारा ही क्या हो गया, एक सेकंड भाई, हाँ कुछ तो हुआ, चलो, हाँ देखना भाई, हाँ एक बार देख, ये ये आंसर किसमें आया हमारा, अरे ये वाला आंसर किसमें आया बच्चों हमारा, ये वाला आंसर किसमें आ रहा है हमारा, देखो ये 252 11, इसमें भाग लगाया, 37.80 किसमें आ रहा है, अरे किलो जूल पर मोल में आ रहा है ये ना? तो अब देख लो इसके आसपास आंसर कौन सा है, भाई लमसम आंसर कौन सा है, किलो जूल में होना चाहिए, अरे 37 पॉइंट इतना आ रहा है ना अपना, कितना 37 पॉइंट, अरे 80 आ रहा है, 37.80, अब 37.80 तो कहां मैच कर रहा है, अरे ये तो 3.80 यहां मैच थोड़ी कर रहा है, ये 3804 नहीं कर रहा, 380 यही मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा है, 38.04 किलो कैलोरी, कैलोरी का किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन तो है इसमें ना, पर आप ऐसे लमसम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं तो आपको पूरा समझा रहा हूं इसलिए इतना बड़ा ना बोर्ड भर दिया, ये बाकी तो आप है ना कर सकते हैं। आगे देखो, ये सिंपल है, देखो आपके, अरे ये वाला, कॉपर सल्फेट विलियन वाले किसी वोल्ट मीटर से 100 सेकंड के लिए, अरे टाइम दे दिया 100 सेकंड, टाइम कितना है हमारे पास 100 सेकंड के लिए, इतनी एम्पियर विद्युत धारा, यानी ये आपको आई दे दी कितनी, 9.6487 एम्पियर में है ये, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, यानी डब्ल्यू पूछ रहा है हमसे, डब्ल्यू सी यू, ग्राम में क्या होगा ना, कॉपर का ग्राम में द्रव्यमान क्या, कॉपर का ग्राम में द्रव्यमान क्या है, दिया गया देखो, कॉपर का मोलर द्रव्यमान दे दिया इसने 63, और ये एक फेराडे की वैल्यू दे दी इसने कितना 96,487, अरे ये फेराडे का फर्स्ट लॉ है ना, उससे सवाल है, और ऐसे आपके एनसीईआरटी में खूब सवाल दे रखे हैं। तो देखिए यहां मैं फॉर्मूला लगाता हूं आपको, देखो अरे आपको फॉर्मूला ये है, डब्ल्यू बराबर एम अपॉन एन एफ, अरे इंटू आई टी, ये कर दो आप, देखो सिंपल है, सुनिए कैसे करोगे आप, अरे डब्ल्यू तो निकालना मुझे, ये डब्ल्यू सी यू है ना, तो डब्ल्यू सी यू तो मुझे निकालना है, ये कोई दिक्कत नहीं है, एम, एम का मतलब अरे मोलर मोलर द्रव्यमान कॉपर का, ये 63 है, एन, अरे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो एन कितना होगा, अरे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कॉपर बना देगा,
ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। तो n का मान कितना हुआ 2। और फैराडे स्थिरांक देखो कितना है, अरे 96,487, 96,487। अब हमको यहाँ 96,500 काम नहीं लेना, 96,500 काम नहीं लेना है, 96,487 काम लेना है। अगर नहीं लेता तो 96,500 ले लेते। और आई कितना है देखो, अरे आई ये रहा कितना 9.6487, इसीलिए तो इसने मना किया है, क्यों ये वैल्यू एक जैसी है। और टाइम कितना दे रखा है 100 सेकंड, और यहाँ फैराडे के फसलों में टाइम को सेकंड में लेते हैं अपन। अब इसको मैं देखो काटता हूं, इसको काटेंगे अब तो देखना, हाँ जी इसको काटिए देखो, यहां से देखो, अरे मैं इसको हटा दूं, 4 जीरो नीचे लिख दूं मैं 4, ये लो, ये 4 जीरो हो गया आपके, तो इससे तो ये कट गया सीधे ही। और देखो यहां से, अरे 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, अब बचा क्या आपके पास, अरे 100 इंटू 3, ये WCU चाहिए ना, तो 2 का भाग लगाओ, इसमें कितना आएगा 63 में 2 का भाग लगाएंगे तो अरे 31.5, और 31.5 में 100 का भाग लगेंगे तो 0.300, अरे 15, और किस में आएगा ये ग्राम में, और इतना आंसर आ रहा है क्या, तो 0.315, 0.315, 0.0315 ऐसे लिख रखा, 3.15, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन सा होगा, अरे 0.315 ग्राम। तो कैलकुलेशन है ना, ज्यादा नहीं थी कैलकुलेशन, सिंपल है इसमें। कैलकुलेशन देखो 2 एक सवाल थे ना, उनमें है, एक तो कौन से में, इसमें ही कैलकुलेशन ज्यादा, ये जो आपके काइनेटिक्स वाला सवाल है। अब ऐसे सवाल देखो थोड़ा स्किप करने के होते हैं ना, वैसे आप कर सकते हैं इसमें, तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा वो नहीं है लोचा। एक वो पीछे साम्य स्थिरांक से आया था ना सवाल, जो आपसे वियोजन की मात्रा पूछी थी, वो ऐसे सवाल थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग सवाल हैं, बाकी तो आपके पेपर है ना और इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं था ना। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, अरे अपन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के सवाल बढ़िया थे, फिजिकल के बढ़िया है, और वो 2 एक सवाल है ना। अब ऐसे देखो, अरे हर एग्जाम में मान लो 50 सवाल है, उसमें 2 सवाल तो छोड़ने के होते ही। एग्जामिनर भी चला के 2-4 सवाल ऐसे देता है ताकि बच्चा उनमें जाके उलझे, ताकि बच्चा उनको सॉल्व करने की कोशिश करे, उसका दिमाग खराब हो जाए और वो अरे एग्जाम से आउट हो जाए। ऐसे सवाल हमारे स्किप करने के होते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करें ना, थोड़ा और इजी दे दे मान लो। और जैसे आर की वैल्यू मैंने कहा था वहां 8.314 की जगह 25/3 रख लो आप, थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम आपकी, ठीक है ना। और फिर भी मान लो कोई सवाल में डाउट है आपकी, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हैं। तो हमने 2024 का पेपर सॉल्व कर लिया, 25 का कर लिया, अब हम कौन सा करेंगे 2023 वाला, ठीक है, कल उसको करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को ना, ताकि और बच्चों को भी फायदा हो।